ओके सो आज की क्लास के अंदर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कस्टम हुक्स हम किस तरह से क्रिएट करते हैं रैक के अंदर। इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में किस तरह इसको यूज़ किया जाता था और अब जो है फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में हम किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा प्रॉप टाइप्स वहाँ पर एक लाइब्रेरी है, उसको ज़रा देख लेंगे, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा हम कोड स्प्लिटिंग या लेजी लोडिंग देखेंगे रैक के अंदर। एंड अगर टाइम मिला तो हम लोग इसके अलावा एरर बाउंड्रीज को देख लेंगे। कुछ 4-5 चीज़ें इनको डिस्कस करते हैं। मैं सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ। npm run dev और यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम कस्टम हुक्स को देख लेते हैं, कस्टम हुक्स क्या होती हैं और किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। पहले हम एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं। सिनेरियो क्या क्रिएट करेंगे कि हम यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं और कंपोनेंट कस्टम हुक के नाम से हम इसको बना लेते हैं। कस्टम हुक डॉट jsx rfc और मैं यहाँ से जेसन प्लेस होल्डर को यूज कर लेता हूँ फॉर टाइमिंग। जेसन प्लेस होल्डर, ओके जेसन फॉर्मेट नहीं, जेसन प्लेस होल्डर। मशहूर है हमारा राष्ट्रीय पे और इसमें तो हम टूल्स वाले एंड पॉइंट पे यूज कर लेंगे। और यहाँ पर आकर मैं कुछ अपनी स्टेट्स बना रहा हूँ जिसमें अपना डेटा स्टोर करवाऊंगा। सबसे पहले मैं एक स्टेट बना रहा हूँ अपनी टू डूज के एरे को स्टोर करवाने के लिए और इसमें एम्प्टी एरे कर देता हूँ और सजेशन नहीं देते यहाँ से। देन इसके अलावा मैं कॉन्स्ट करता हूँ और मुझे यहाँ पर एक और स्टेट बनानी है अपने लोडिंग के फ्लैग के लिए, तो मैं इस लोडिंग एक स्टेट बना लूँगा। इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर देते हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक और स्टेट बनानी है एरर की, सेट एरर की। उसमें मैं स्टार्टिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर करवा देता हूँ। तो ये कुछ मैंने स्टेट्स बना ली है। इसके अलावा मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर, कॉन्स फेच टू डूज और किसी सजेशन ले आया तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ट्रू की है, ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और हम यहाँ पे फैच की जगह पर हम लोग एक्सियोस को यूज़ कर लेंगे ताकि हमारे काम जो है 2 लाइन की बजाय सिंगल लाइन में हो जाए। तो मैं एक्सियोस को यूज़ कर लेता हूँ, इम्पोर्ट हो जाएगा यहाँ से और देन यहाँ पर मुझे इसके अंदर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो मैं क्लोज कर देता हूँ और अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ। या बल्कि हम यहाँ पर फाइनली ब्लॉक भी लगा सकते हैं। तो फाइनली ब्लॉक में ये होगा कि हमारी जो सेट इज लोडिंग हमने यहाँ पे भी करवाया, यहाँ पे भी करवाया, दोनों सूरतों में कोई भी ऐसा कोड जो कि हमें ट्राई ब्लॉक चले या कैश ब्लॉक चले उस पर डिपेंड ना हो, बट वो हमारा काम होना ही होना चाहिए। तो उसके लिए हम इसको फॉल्स अपने इस ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं, फाइनली ब्लॉक को। मतलब ये काम तो हमारा होगा ही होगा, चाहे ट्राई ब्लॉक चले या चाहे कैश ब्लॉक चले। ओके सो इस रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल को मैं यहाँ पे लॉक करवा लेता हूँ और ठीक है, इनफ है और दैट्स इट। और इस फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ अपने यूज इफेक्ट में। अच्छा देखिए, आप यूज इफेक्ट जो है शायद मैं इसके बारे में बताया या नहीं बताया कि आप लोग जो यूज इफेक्ट है वो जहाँ पर अपनी स्टेट बना रहे हैं वैसा कहीं भी इसको कॉल कर सकते हैं अपनी रिटर्न से पहले। यहाँ पर भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, बट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपकी जो स्टेट्स हैं जो आपने बनाई हुई इसके बाद फौरन बाद आप उसको कॉल कर लें। और आपकी एक सिंगल कंपोनेंट के अंदर आपके पास मल्टीपल यूज इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सिंगल कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल यूज इफेक्ट्स हो सकते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर सपोज कर लें आपके एक यूज इफेक्ट है जिसमें डिपेंडेंसी है कुछ चेंज है, ठीक है, और आप वहां पे कुछ अलग सी चीज फैच कर रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं
और एक और सिनेरियो है जहाँ पे आपको कोई और एपीआई को कॉल करना है, बट वो उसके अंदर जो डिपेंडेंसी है वो डिफरेंट है। तो इस तरह के सिनेरियोज के अंदर आपके पास जो यूज इफेक्ट है मल्टीपल यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपका जो फर्स्ट यूज इफेक्ट होगा उसका कोड पहले एग्जीक्यूट होगा, देन सेकंड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आके अपने फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, फेच टू डूज को, फेच टू डूज, दैट्स इट, फॉर्मेट सेव। ओके, और इसके अलावा मैं इन वेरिएबल्स को सेट टू डू रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के हमें डेटा मिल जाएगा डॉट डेटा। ठीक है, मैं सेट करवाता हूँ, बाकी इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर लॉग भी करवा दूंगा, लॉग विच वन इज लोडिंग एरर और टू डूज, तीनों वेरिएबल्स, तीनों स्टेट्स के वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पे लॉग भी करवा दिया है। रैक को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसको हम हटाते हैं, फॉर्मेट से। और देन हम इस कस्टम हुक को भी, कस्टम हुक बनी नहीं है, मैंने कंपोनेंट का नाम ये रख दिया है, हम हुक अपनी बनाएंगे। पहले हम इसका देख लेते हैं कि हमें क्या नुकसान हो रहा है हमारे पास यहाँ पर, देन उसको हम ओवरकम करने के लिए अपनी कस्टम हुक बना के रखेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पर कस्टम हुक बना ली मैंने, मैं सेव करता हूँ अपने प्योर कंपोनेंट वाली कंपोनेंट को कमेंट आउट कर रहा हूँ। इसके अलावा इन तीनों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ पहले, और देन एक साथ इनको मैं कमेंट कर दूंगा। वेट अ मिनट, क्योंकि इस तरह के सिनेरियोज में हम लोग उसको कमेंट आउट नहीं कर सकेंगे अगर हमारा ऑलरेडी कमेंट हुआ हुआ है। इसको मैं हटा देता हूँ से कि ये अलग कमेंट हुआ हुआ है, ये अलग कमेंट हुआ हुआ है, ये और ये अलग अलग कमेंट हुए हैं। ये तो काम खराब हो गया, खैर चलो कर लेते हैं इनको भी। खैर इसको मैं सबको एक साथ ही कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पर, कुछ इस तरह से। वरना अगर मेरे पास अंदर कमेंट होता और उसके बाहर मैं आउटसाइड पे इस तरह कमेंट यूज़ करता तो मेरे पास एरर आया था। अभी भी एरर आ रहा है, इसका मतलब कुछ इश्यू है। वेट अ मिनट, ये डिव यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, दिस डिव यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से क्लोज हो गया, ये डिव यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, देन व्हाई इट्स गिविंग एरर। कहीं ना कहीं एरर थ्रो कर रहे हैं यहाँ पर कहीं से। ओके सॉरी, इसकी वजह से शायद दे रहा है। नो, ये तुम्हारे पास आएगा यहाँ पर। ओके खैर, इस एरर को आने देते हैं, और मैं अगर अपने वहाँ पर फाइल पर आऊँ तो ये कस्टम बुक का हमारे कंपोनेंट यहाँ पे आ चुके हैं। मैं इसको F12 प्रेस कर लेता हूँ टर्मिनल ओपन करने के लिए, और F5 प्रेस करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ये एपीआई पे कॉल गई है। ठीक है, आपका यूजर पैक के अंदर, और बाय डिफॉल्ट फॉल्स था, देन आपकी स्टेट अपडेट हुई तो कंपोनेंट रेंडर हुआ, फॉल्स से ट्रू किया हमने जैसे ही फंक्शन आपको कॉल हुआ। ठीक है, और देन उसके बाद आपके पास एपीआई पे कॉल गई, क्योंकि ये जो हमने सेट इज लोडिंग ट्रू किया है ये हमने यहाँ पर जैसे ही हमारा फंक्शन कॉल हुआ है, दिस वन फंक्शन फेच टू डूज, इसके अंदर आते ही हमने यहाँ पर सेट इज लोडिंग को ट्रू किया है। देन उसके बाद जब एपीआई पे कॉल गई है, तो जब एपीआई से कॉल आपका रिस्पॉन्स आया है, तो हम लोगों ने या तो ट्राई ब्लॉक या कैच ब्लॉक कोई भी अगर चलता है, इसके बाद हमने फाइनली में इस लोडिंग को फॉल्स भी किया है। तो यहाँ पर हमारा डेटा आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा आपका रिस्पॉन्स का डेटा और ये सब चीज़ें आ चुकी है, कॉन्फिग वगैरह। तो मेरा ये जो टू डूज के एरर्स जो है ये वाले, ठीक है, ये जो डेटा है मेरे पास कहाँ पे आया, रिस्पॉन्स का ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है, आप लोगों के सामने यहाँ पर रिस्पॉन्स में लॉग करवाया था, दिस वन ये रहा। तो मैंने रिस्पॉन्स डॉट डेटा कर दिए और ये स्टोर हो गया। तो इसलिए मैं जब दोबारा से स्टेट हुई तो कंपोनेंट दोबारा एंटर हुआ, मेरे पास ये वाला लॉग भी आया, और एट दी एंड मेरे पास यहाँ पे फैच इज लोडिंग फॉल्स हो चुका है। ठीक है, और टू डूज में भी आप देखें 200 टू डूज आपके आ चुके हैं। इनिशियल ये आपके पास एम्प्टी एरर था। ओके, सो अभी के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर ये काम ठीक चल रहा है, बट अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं बोलता हूँ आपको कि गिव मी अ सेकंड, मैं एक काम करता हूँ, कस्टम टू डूज इसको नाम नहीं देते हैं, इसको हम कर लेते हैं टू डूज
लिस्ट कर लेते हैं इसको, कॉपी एंड देन पेस्ट। वेट अ मिनट, टू डू लिस्ट कॉपी पेस्ट, और इसकी फाइल का नाम भी हम रीनेम कर ही देते हैं, टू डू लिस्ट यूनिकली नाम देंगे। और साथ में सपोज कर ले मैं एक और कंपोनेंट बना रहा हूँ ऑलवेज, मैं एक और कंपोनेंट बना रहा हूँ जिसमें मैं पोस्ट टू डूज कर लेता हूँ, पोस्ट लिस्ट कर लेता हूँ .jsx, और सेम मैं कोड यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, विच वन, दिस वन, टू डू लिस्ट वाला, कॉपी एंड पेस्ट, वेयर इज पोस्ट लिस्ट, ओके पेस्ट, और मैं यहाँ पे आके सेव ऑल करता हूँ। और मुझे यहाँ पे चेंजेस क्या करनी है, मुझे टू डूज की जब मैं पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है, जहाँ जहाँ पे टू डूज है वहाँ वहाँ मैं पोस्ट कर दूंगा, दैट्स इट, POSTS पोस्ट, पोस्ट लिस्ट, यहाँ मैं पोस्ट कर देता हूँ, सेट पोस्ट, पोस्ट स्मॉल कर देते हैं, और फैच पोस्ट पोस्ट स्मॉल कर देते हैं, सेट पोस्ट, और यहाँ पर हमारे पास पोस्ट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। और इस कंपोनेंट को भी मैं कहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, इस कंपोनेंट को भी मैं यहाँ पर कस्टम हुक की जगह पर, क्योंकि मेरा अपना डिफॉल्ट कंपोनेंट था, उसका नाम अगर चेंज भी मैं रखा हुआ था और कोई एरर नहीं आ रहा था मेरे पास, बट फिर भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करके इसको मैं पोस्ट लिस्ट कंपोनेंट को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ अपने पास, दोनों मेरे पास आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं आपको दोनों कंपोनेंट एंटर हो रहे हैं। अभी आपके पास यूआई में कुछ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यूआई में कुछ दिखाया नहीं है, मैं सिर्फ पोस्ट लिस्ट और टू डू लिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखते हैं आपके पास सक्सेसफुल आपका ये वाला कंपोनेंट चला था, इसमें 200 टू डूज आ चुके हैं, इसमें आपके पास 100 आ चुके हैं। बट अब इश्यू यहाँ पे ये है कि आप लोगों को नहीं लग रहा है कि ये जो आपकी स्टेट्स हैं ये आपके पास बार बार रिपीट हो रही है, 3 स्टेट्स हैं जो कि आपके पास रिपीट होंगी होंगी हर कंपोनेंट में। अगर सपोज कर लें आपके पास आगे जाके यूजर्स की लिस्ट आती है, उसका कंपोनेंट बनाते हैं, तो वहां भी ये चीजें रिपीट होंगी, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका ये जो फंक्शन आप कॉल कर रहे हो, ये टू डू करवाना, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब चीजें आप सेट करवा रहे हो, ये भी आपका कोड सेम ही है तकरीबन, ठीक है, 90% आपका कोड सेम है। इसका आप फंक्शन आप कॉल कर रहे हो, अगर फंक्शन का नाम है एक जनरिक नाम रख दो, फिर तो आप देखोगे आपका कोड बिल्कुल सेम होगा। इवन कि अगर आप वेरिएबल का नाम भी अगर सेम कर दो, यहाँ पर डेटा डेटा कर दो, सेट डेटा कर दो, तो एक जनरल अगर हम लेके चले तो हमारा कोड सारा सेम है, सिर्फ वेरिएबल्स की नेम डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरह के सिनेरियोज के अंदर हम अपनी कस्टम हुक बना के रख सकते हैं, या इसके अलावा कोई और भी अगर आपको लग रहा है कि आप कोड आपको रिपीट हो रहा है, तो आप उसी कस्टम हुक बना के रख लो और देन उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब कस्टम हुक बनानी किस तरह से है उसको जरा देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आकर सोर्स फोल्डर के अंदर हुक्स का फोल्डर बनाऊंगा, और देन इसके अंदर आकर मैं यूज फैच, एक हम फैच या यूज फैच नाम की कोई हम बना लेते हैं, इसको हम यूज करेंगे। आप कुछ भी बना सकते हैं, डॉट जेएस बनेगा, या आपका जेएसएक्स नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई एचटीएमएल वगैरह रिटर्न नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो ये हुक्स का फोल्डर बना लीजिएगा, बेटर रहेगा। और यहाँ पर आकर मैं कुछ एक काम कर रहा हूँ, अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं इसको बताता भी हूँ कि इसको हमने हुक्स ही क्यों बनाया, ठीक है। मैं यहाँ पर आया था हूँ, अपने इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ जो कि मैंने वहाँ पे किया हुआ था, दिस वन, आई थिंक तो ये वाला, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे आया तो उसको थोड़ा सा जनरेट कर लेते हैं, और इसका नाम मैं चेंज करके रखूँगा यूज फैच कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी, और इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट, और मैं काम करता हूँ इसको मैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं नेम एक्सपोर्ट करवा रहा हूँ, तो मैं यहीं पे एक्सपोर्ट लिख देता हूँ। और देन यहाँ से कुछ इस तरह की चीज़ JSX रिटर्न होगी नहीं, तभी मैंने JS की फाइल बनाई थी। तो अभी के लिए फिलहाल हम इसको कमिट आउट कर देते हैं रिटर्न को, और देन हम आते हैं यहाँ पर, इसको हम थोड़ा जेनरिक नाम देते हैं, डेटा का नाम देते हैं डेटा, ओके। और यहाँ से मैं क्या लूँगा उसको भी देखते हैं, इज लोडिंग एरर, ठीक है, और फैच टू डू की जगह मैं फैच डेटा कर लूँगा, एक जेनरिक नाम रख देते हैं। अगर मैं फैच टू डू रखूँगा तो वो फिर आपका ऐसा लगेगा कि सिर्फ वो टू डूज को फैच कर रहा है, ठीक है। तो मैं सेट इज लोडिंग और सेट डेटा कर दूंगा यहाँ पर, और आप चाहो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह से डेटा को ये लगाकर इस तरह से डेटा को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली डेटा को सेट करवा दो। और यहाँ पे भी हम डेटा और सॉरी कॉपी
पेस्ट एंड पेस्ट, फॉरवर्ड सेव। अगर मैं इसको हटा भी दूँ, इसको भी हटा दूँ, इसको भी हटा दूँ। अच्छा, इवन हमें यहाँ समथिंग वेंट रॉन्ग हार्ड कोड कमेंट नहीं दिखाना, हमें यहाँ पे जो भी एरर हमें मिल रहा होगा एपीआई से, सर्वर से हमें मिल रहा होगा, वो हमारे पास मैसेज में आ जाएगा, हम वो यहाँ पे सेट करवाएंगे। बाकी जगहों पे मैं इसी कोड को रखता हूँ, हम मैनुअली और स्टैटिक मैसेज नहीं दिखाएंगे हर बारी में, क्योंकि सर्वर से कोई भी डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एरर आ सकते हैं, तो हम वो डायनामिक जो भी हमारे पास एरर आ रहा होगा वो हम शो करवाएंगे। और इसको मैं कमेंट हटाता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं पेस्ट, और इसके अलावा मेरे पास सेट पोस्ट लिस्ट था, तो पोस्ट लिस्ट के अंदर आके मैं इस एरर को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको हटा देते हैं कोड को। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे यूज फैच पे वापस आ जाता हूँ अपनी हुक के ऊपर, और ठीक है, अब मैंने यहाँ सेट डेटा मैंने कॉल नहीं किया होता, ओके सॉरी, फैच डेटा कर दिया, सेट डेटा करना पड़ेगा, और दैट्स इट। अब यहाँ पर अगर आप लोग गौर से देखें तो ये हुक मेरे पास करेगी। अच्छा, पहली चीज ये कि जब आप कस्टम हुक बनाने के लिए जा रहे होंगे तो आपको अपना नाम आप कुछ भी यूज करें अपने हुक का आगे, बट उसका जो स्टार्टिंग होगा वो आपकी यूज कीवर्ड से होगी। ठीक है, आपको यूज स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा। इवन कि आप लोगों ने देखा होगा हम जितनी भी हुक्स यूज की हैं वो आपके एक स्टैंडर्ड है कि वो यूज कीवर्ड से स्टार्ट हो रही होती है, यूज अफेक्ट, यूज रेफ, यूज स्टेट, यूज रिड्यूसर, यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यूज कीवर्ड का स्टार्ट करना होगा अपने हुक का नाम। ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहाँ पे इसको हुक ही क्यों बनाया, मैंने इसको नॉर्मल फंक्शन क्यों नहीं बनाया। ठीक है, अच्छा पहले इस पे आते हैं मैं यहाँ पर। अब अगर आप लोग देखें तो ये आपका जो पूरा का पूरा कोड है, पूरा का पूरा जो आपका एक मैंने कस्टम हुक बनाई है, इस कोड के अंदर अब मैं एक जेनरिक अपनी एक हुक बना रहा हूँ ना, जिसमें मैं ये चाह रहा हूँ मैं एक हुक बनाऊँ और उसमें अपना यूआरएल पास कर दूँ। ठीक है, और उसमें सारे के सारे वो लॉजिक परफॉर्म करवाए, लॉजिक परफॉर्म करवाने के बाद वो मुझे क्या हो, जितने भी वेरिएबल्स जो मैंने लॉग करवाए ये मुझे रिटर्न करवा दे, और इसको मैं अपने कंपोनेंट के अंदर यूज कर लूँ, दैट्स इट। तो ये जो सारा कोड होगा ये मुझे बार बार इतना सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं एक लाइन में इस हुक को कॉल करूंगा और यहाँ से यूआरएल पास कर दूंगा, दिस वन, क्योंकि अभी तो ये हार्ड कोड यूआरएल है ना, पर यहाँ पे टू डूज भी मैं फैच करवा सकता हूँ, कुछ भी अपना पोस्ट को फैच करवा सकता हूँ, प्रोडक्ट्स को फैच करवा सकता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर यूआरएल आर्गुमेंट में ले लूंगा। ठीक है, मैं कॉपी कर लेता हूँ और देन पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, पहला तो हमें यहाँ पे ये चेंज करना है, देन उसके बाद हमें यहाँ पर रिटर्न में हमें क्या करना है, रिटर्न में हम पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, इज लोडिंग डेटा, और डेटा की वैल्यू सेम है तो इसलिए मैंने एक ही दफा लिखा, नहीं तो आप चाहो तो इस तरह इज लोडिंग इज बार दो दो बार लिख सकते हो, बट दोनों की और वैल्यू सेम है तो इसलिए मैंने एक ही दफा लिखा है, क्योंकि जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो भी इज लोडिंग में हो रही है और जो की है मेरी वो भी इज लोडिंग है। ठीक है, तो आप चाहो तो एक ही दफा कर सकते हो, मैंने मर्जी आप लोगों की। ठीक है, आप दो दफा लिखो या एक दफा लिख दो। ठीक है, दैट्स इट, ये हमने एक कस्टम अपनी हुक बना ली है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, ओके, इसको फिलहाल अभी रहने देते हैं, और फिलहाल मैं यहाँ पे आता हूँ और अपनी ऐप कंपोनेंट के अंदर और अपने यहाँ पर टू डूज लिस्ट में जाता हूँ। आप देखिए हम लोग ने इतना सारा जो काम किया हुआ था, इवन कि मैं अगर इसको भी हटा दूँ, ठीक है, और अपनी इस फाइल से भी जाकर पोस्ट लिस्ट वाली फाइल से भी जाकर इस कोड को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो ये जो इतना सारा हमें कोड लिखा हुआ है ना, हमें सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस तरह नहीं पड़ेगी अब जरा देख लेते हैं। पहले मैं सारे कोड को यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, सारे कमेंट को कोड को यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ, और यहाँ पर आकर अपने यूज फैच हुक को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि मेरा पोस्ट वाला, तो यहाँ पे देखो सजेशन से मेरी दी कि ये वाला यूआरएल पास करना, मैंने यहाँ पास कर दिया, जस्ट इट। ठीक है, और कॉन्स में करूंगा पीओएस की पोस्ट ये के वेरिएबल या डेटा के वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए। देन मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या मिल रहा है, कॉपी, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं आऊँ लॉग इस डेटा, ठीक है, और मैं पोस्ट इस पे आ रहा हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अभी मैं अपना जो मेरे पास टू डूज लिस्ट है उसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारे इस पोस्ट लिस्ट कंपोनेंट के अंदर हम देख सकते हैं कि डेटा के अंदर हमें सब चीज़ें मिल चुकी हैं। हमें इस लोडिंग मिल चुका है, हमें एरर मिल चुका है, और हमें डेटा का और पूरा का पूरा मिल चुका है। वो जो हमने तीन चीज़ें यहाँ से रिटर्न करवाई थी, कहाँ से, अपनी कस्टम हुक से, यहाँ से, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर आगे उस कंपोनेंट में मिल चुकी हैं जहाँ पर हमने उसको कॉल किया है, हेयर, यहाँ पर। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको डेटा डॉट इस लोडिंग कर सकते हो, डेटा डॉट एरर कर सकते हो, डेटा डॉट डेटा कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको यहाँ पर मुझे पता है ऑब्जेक्ट मिलेगा तो मैं यहीं पे इसको डी स्ट्रक्चर कर लेता हूँ। ठीक है, हमें तीनों कीज मिल रही है यहाँ पे, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर डेटा एरर इज लोडिंग। ठीक है, फॉर्मेट सेव, और अगर मैं यहाँ पर आऊँ और
पहले हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट की स्टेट रखी हुई थी क्योंकि हम अलग अलग कंपोनेंट में काम करते हैं। मैंने एक जेनरिक नाम रख दिया है। आप चाहो तो उसको डेटा भी यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे लॉक करवा सकते हो। नहीं तो अगर आप चाहो, आप उसका नाम चेंज करना चाह रहे हो, तो मैंने आपको शायद बताया था जब मैं डिस्क्रिप्शन का बता रहा था आप लोगों को, तो यहाँ पर आप POSTS पोस्ट भी कर सकते हो। तो वो जो चीज़ डेटा के अंदर आपको रिसीव हो रही होगी, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पोस्ट के वेरिएबल में रिसीव होने लग जाएगी। यहाँ पे आता हूँ, इसको डेटा डेटा सॉरी, यहाँ पर तो हमें रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इस लॉग को हटा ही देता हूँ फिलहाल, हमें इसकी नीड नहीं है। और यहाँ पर आके पोस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। तो अब आप देख सकते हैं कि इस एक लाइन ऑफ कोड की वजह से, ठीक है, एक लाइन में हमने अपना सारा का सारा काम कर लिया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको हुक ही क्यों बनाया, मैंने इसको रीयूजेबिलिटी के लिए फंक्शन क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हम किसी हुक की डेफिनेशन क्या है, जैसे हम यहाँ पे यूज स्टेट हुक को यूज कर रहे हैं, यूज इफेक्ट यूज को हुक को यूज कर रहे हैं, तो हुक की डेफिनेशन यही है, या तो आप इसको किसी कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हो, जो कि हमने यहाँ पे बनाए हर जगह पर, ये सारे कंपोनेंट बना के आ चुके हैं, तो इसलिए हम इसको यूज कर पा रहे हैं। या फिर हम इसको किसी हुक, कस्टम हुक हम बनाने जा रहे हैं, तो उसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो वो रैक को बताने के लिए हमें यहाँ पे यूज लिखना पड़ेगा, ताकि उसको पता चले हम कस्टम हुक बना रहे हैं, तभी वो हमें यहाँ पे परमिशन देगी कि हम इसके अंदर ये यूज स्टेट और ये सब चीजों को यूज कर पाएंगे, यूज इफेक्ट को। ठीक है, अगर मैं कोई फंक्शन बनाता है यहाँ पर, सिंपल सा फैच बनाता है, कुछ तरह बनाता, तो मैं उसके अंदर यहाँ पे इस तरह से इसको यूज नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इसको हुक बनाया है कस्टम, मैंने एक फंक्शन नहीं बनाया रीयूजेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो आई थिंक सो इतना काफी है। और मैं इस वाले डेटा को भी यहाँ से कमिट कर देता हूँ, फालतू के लॉग आ रहे हैं, और इसको भी यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि हमारा जो सिर्फ कंपोनेंट वाला लॉग है वही हमारे पास नजर आए वहाँ पर, बाकी फालतू एक्स्ट्रा लॉग हमारे पास यहाँ पे नजर ना आए हमें। और मैं अगर यहाँ पर आऊँ, कहाँ पर, अपने ऐप पर आता हूँ, इसको मैं अपना टू डूज लिस्ट को भी अनकमेंट करता हूँ, इसके ऊपर आता हूँ, और इस सारे कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ, इस सारे कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ, दिस वन यहाँ तक। और अगेन सेम चीज़, मैं पोस्ट लिस्ट पे जाऊँगा, इस सिंगल लाइन को मैं कॉपी कर लूँगा, टू डूज लिस्ट में आऊँगा, और टॉप पर आकर यहाँ पर दैट्स इट, और यहाँ पर मैं टू डूज को चेंज कर दूँगा कि मेरा URL चेंज होगा। ठीक है, और यूज फैच एपीआई को कॉल कर लूँगा यहाँ से, और पोस्ट की जगह मैं इसको कर देता हूँ टू डूज, क्योंकि डेटा में मुझे वो कीज तो मेरे पास सेम होगी डेटा वाली, बट मैं उसको रीनेम कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको सेव करके दिखाऊँ, आपका एक सिंगल लाइन के अंदर आपका सारा का सारा काम हो रहा है। ये देखिए टू डूज वाला कंप्यूटर चला, ये देखिए, ठीक है, टू डूज वाला आपके पास वो आया अरे, पहले इसकी स्टेट ट्रू थी, फॉल्स थी, फिर ट्रू हुई, ट्रू होने के बाद फिर आपकी फॉल्स हो गई और आपका टू डूज में सेट हो गया। सेम इस तरह पोस्ट के लिए भी आपका सेट हो चुका है। तो यहाँ पर आप अपनी कस्टम को किस तरह से बना के अपने पास यूज कर सकते हैं। अब मैंने इस जो वहाँ पर डेटा है उसको मैंने यूआई पर मैनिपुलेट नहीं किया, रेंडर नहीं करवाया। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, हम बहुत बार वो चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था कि हम किस तरह से अपने पास कस्टम हुक को क्रिएट कर सकते हैं रैक के अंदर। ठीक है, और कस्टम हुक ही क्यों क्रिएट करें, फंक्शन क्यों क्रिएट नहीं करें, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो हम आगे चल रहे हैं। हारिस, आयशा, मास, एनी क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन है? ओके, सो यहाँ पे हमारी ये वाली चीज कंप्लीट हुई। अब जरा हम आते हैं यहाँ पर डिफॉल्ट पैरामीटर्स के ऊपर, डिफॉल्ट सॉरी प्रॉप्स के ऊपर, पैरामीटर नहीं। तो डिफॉल्ट प्रॉप्स में हमारे पास क्या चीज है, कोई मुझे बताएगा कि डिफॉल्ट प्रॉप्स क्या चीज होती है, या एक काम करते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं। हमने फंक्शन जब हमने पढ़े थे तो वहां पर हम लोगों ने डिफॉल्ट पैरामीटर्स को पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ऐसा ही था, ऐसा ही था ना? आप लोग जाग रहे हैं, सो रहे हैं? आयशा, मास, हारिस, ऐसा ही था, ओके। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं कि अगर सपोज कर ले, अभी जो मैंने यहाँ पे हुक पास की है, अभी तो हम हुक की बात कर रहे हैं, बट इस तरह हम कंपोनेंट की भी बात कर सकते हैं कि जिस तरह ये हुक है, और हुक के मैं एक अपना जी सॉरी अली, वो हो एक गया। कॉल चल रही थी जिसकी वजह से मैं ओके आपको ओके, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी, इट्स ओके, बैकग्राउंड में चल रही थी तो वो फिर वहां छुड़ जाता। ठीक अच्छा, है। बिल्कुल डिफॉल्ट जो होता है वो फंक्शन होता है जो आपका ऑलरेडी सेट होता है, जो हमें बताना नहीं पड़ता, जो 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 नेचुरल एक सेटिंग पे आ रहा होता है वो डिफॉल्ट फंक्शन होता है। नो नो, डिफॉल्ट फंक्शन की बात नहीं कर रहा है, मैं डिफॉल्ट पैरामीटर की बात कर रहा हूँ। सपोज कर ले मैंने कुछ अपना फंक्शन बनाया है, और फंक्शन को कॉल करते हुए अगर मैं उसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, इवन कि वो आर्गुमेंट ले रहा था मेरे से, ठीक है,
तो अगर मैं आर्गुमेंट पास नहीं करता हूँ तो मेरे पास एक डिफॉल्ट वैल्यू हम सेट करवा रहे होते हैं पैरामीटर्स के अंदर, तो वो वैल्यू जो है हमारे पास वो काम कर रही होती है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं कि जिस तरह के मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ कि इस पोस्ट से इसकी एग्जांपल ले लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी जो मैं यहाँ पर विच वन हम एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं। सिनेरियो क्या है कि ये जो मैं पोस्ट लिस्ट के अंदर जो मेरे पास ये यूआरएल है जो कि मैं फेच एपीआई के अंदर पास कर रहा हूँ, ये यहाँ पे पास करने के बजाय सपोज कर लें यही मैं प्रॉप्स ले रहा हूँ कहाँ से, अपने इस कंपोनेंट से यहाँ से, ठीक है। तो ये कर लेते हैं यूआरएल, ठीक है, और यूआरएल में मैं यहाँ पे यूआरएल भेज दूंगा। और यूआरएल क्या होगा, यूआरएल मेरे पास यही होगा जो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ पोस्ट लिस्ट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और देन मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से भी डाल, ठीक है। तो अभी मुझे पोस्ट लिस्ट के अंदर यहाँ पे यूआरएल अगर मैं इसको रजिस्टर कर लूँ तो यूआरएल मुझे रिसीव हो जाएगा। और इस यूआरएल को मैं यहाँ पर अगर लॉग भी करवा के दिखाऊँ आपको तो हमें ये रिसीव हो जाना चाहिए अगर हमने सही काम किया है तो। ओके, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा यूआरएल मिल रहा है जो हमने वहाँ से पास किया है, ठीक है। और अब यही यूआरएल जो है ये मैं आगे फैच के अंदर पास करने जा रहा हूँ। तो यूआरएल, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ज़्यादा लॉग्स ठीक नहीं रहेंगे यहाँ पर। तो अभी हम देखें तो हमारा बिल्कुल प्रॉपर हमारे पास सही चीज़ें चल रही हैं। हमारा पोस्ट अगर हम देखें तो हमारा पोस्ट 100 की 100 आ चुकी है, इसका मतलब हमारी यूआरएल बिल्कुल ठीक गया था वहाँ पर, ठीक है। हम अगर अपने नेटवर्क टैब में भी आते हैं तो नेटवर्क टैब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पोस्ट पे रिक्वेस्ट गई है जिसमें यूआरएल हमारे पास ये वाला गया है जो कि हमने कहाँ से अपने ऐप कंपोनेंट से पास किया था यहाँ से, ठीक है। ओके, तो अब ये जो है ये हमारे पास अगर मैं यहाँ पे पास नहीं करता हूँ तो क्या होता है, इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, यूआरएल यहाँ से मैं पास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर रिफ्रेश करूँ इसको तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे एरर मिल चुका है और बहुत अजीब से कुछ चीज़ यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। ये देखें आप, पोस्ट के लिए कुछ अजीब सी चीज़ आ चुकी है। अब ये अजीब सी चीज़ आने का रीज़न क्या है, अगर मैं नेटवर्क टैब पे आता हूँ और यहाँ पर आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जेसन प्लेस होल्डर स्लैश स्लैश टाइपिक कोड ये कुछ इस तरह से मिला है, ठीक है। और इसके आगे वहाँ पर कुछ नहीं है। अब ये भी इसके मेरे ख्याल से कहाँ से डिफॉल्ट उठा के लेकर आया है, ठीक है। तो हमारा यूआरएल ठीक नहीं है, ठीक है, हमारा यूआरएल ठीक नहीं है जिसकी वजह से हमारे वेब पे कॉल सही नहीं गई है। अब इस तरह के सिनेरियोज के अंदर अगर कोई यूजर कुछ प्रॉप्स पास नहीं करता है, ठीक है, तो हम अगर डिफॉल्ट प्रॉप्स रखना चाह रहे हैं और हमारा कंपोनेंट कौन सा है, हमारे कंपोनेंट जो है वो फंक्शनल कंपोनेंट है, तो वहां तो बहुत ही आसान है। हम कुछ इस तरह से यूआरएल को यूज करके अपना इज इक्वल टू यूज करके और हम इस तरह से कुछ यूआरएल सेट करवा सकते हैं। और ये यूआरएल कब काम करेगा, जब हमको यूआरएल यहाँ से हमें प्रॉप्स नहीं मिल रहा होगा, मतलब अनडिफाइंड वैल्यू मिल रही होगी, तब हमारे पास ये वाला हमारी जो यूआरएल की वैल्यू होगी ये हमारे पास यहाँ पे पास हो जाएगी। अगर हमारे पास यहाँ पर हमने पास कर दिया यूआरएल और कोई डिफरेंट यूआरएल हुआ, ठीक है, तो फिर ये वाली वैल्यू हमारे पास कहाँ जाएगी, हमारे पास यहाँ पे हमें रिसीव होगी और वो हमारे पास यहाँ पे जाएगी, फिर ये वाली वैल्यू वर्क नहीं करेगी। तो अगर मैं बात करूँ फंक्शनल कंपोनेंट की, तो फंक्शनल कंपोनेंट में डिफॉल्ट क्लॉज को यूज करना इतना इजी था। एक तरीका तो हमारे पास ये है, ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ दी लोग यही यूज कर रहे होते हैं 90% या 85%, ठीक है। बट जब हम क्लास बेस्ड तो कंपोनेंट के अली, ऊपर, ये हम डमी के तौर पे यूज कर रहे होते हैं यहाँ पे। हाँ, एक तरह से फॉल बैक वैल्यू को यूज कर रहे होते हैं कि अगर हमें कोई वैल्यू रिसीव नहीं होती है और हमारे देखें अभी जिस तरह से ये एपीआई हमारा काम करना खराब हो गया था, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा काम खराब ना हो, हम वापस हम इसको डिफॉल्ट वैल्यू सेट करवा दें कि अगर कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो ये वाली वैल्यू लेके चला जाए, अदरवाइज जो मिल रही होगी वो लेके चला जाए, दैट्स इट। अगर मैं सेव करूँ इसको और रिफ्रेश करता हूँ तब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने वहाँ से यूआरएल अपना पास नहीं किया, बट फिर भी हमारे पास जो है पोस्ट वाली पे बिल्कुल सही चली है और हमारे पास यहाँ पे 100 पोस्ट भी अपने 100 पोस्ट भी आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। सो एक तरीका तो हमारे पास ये है जो कि हम मोस्ट ऑफ दी लोग यूज कर रहे होते हैं अपने फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के अंदर। बट क्या होता है जब हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट के ऊपर काम कर रहे होते तो उस टाइम पे तो हमारे पास इस तरह हम इक्वल टू वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर एग्जांपल लूँ यहाँ पर, कोई हमारे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कोई बनाया हो यहाँ पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहाँ पर हमने कोई बनाया था काउंटर कॉल बैक ग्रीटिंग के नाम से शायद, नो, ओके, ये एक हमने बना के रखा हुआ था ये, कि भी हमारे पास ये है क्लास बेस्ड कंपोनेंट, यहाँ पे कोई नहीं है क्या,
प्योर कंपोनेंट, ठीक है। मैं इस प्योर कंपोनेंट को यहाँ से कमिट आउट करता हूँ और ये जो हमारा क्लास बेस कंपोनेंट बना हुआ है प्योर कंपोनेंट वाला, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर यूज करने लग जाता हूँ प्योर कंपोनेंट। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास वो वाली चीज नहीं है कि हमारे पास इस तरह से राउंड ब्रेसेस नहीं आ रहे जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर आ रहे थे। ये चीज हमारे पास यहाँ पे नहीं है क्लास बेस कंपोनेंट के अंदर, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक, कहीं पे आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास वो जो इज इक्वल वाला काम हम यहाँ पे कर रहे थे, अगर मैं साइड बाय साइड दोनों को दिखाऊं, ये हमारा क्लास फंक्शनल कंपोनेंट है और ये हमारे पास दिस वन ये क्लास कंपोनेंट है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो हमें राउंड ब्रेसेस मिल रहे थे, इसके अंदर हमने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करके इक्वल टू लगा के डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दी। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, नीचे आके हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। मतलब क्या, अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ और मैं अगर इसको यहाँ पर ले आऊँ, ये मैं चीज़ें बता चुका हूँ पहले भी, मैं यहाँ प्रॉप्स लिख लेता हूँ और इन प्रॉप्स को मैं क्रॉस करके यहाँ पर आकर और इसको मैं इक्वल टू प्रॉप्स लिख दूँ, तो ये भी तरीका सही है, दोनों आप कर सकते हो जो आपकी चॉइस है, ठीक है। बट यहाँ पर हमें ये सब चीजें मिल रही हैं तो हम ये कर सकते हैं, हम यहाँ से डिसीजन कर सकते हैं, ठीक है। बट इससे पहले जो हमारे पास एक अप्रोच जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर यूज होती थी, ठीक है, जो पुरानी ओल्डर अप्रोच है वो भी हम जरा देख लेते हैं। उसमें क्या है, उसमें हम लोग यहाँ पर ग्रेटिंग कंपोनेंट का नाम लिखते हैं अपना और देन हम डिफॉल्ट प्रॉप्स को यूज करते हैं, डिफॉल्ट प्रॉप्स, PROPS प्रॉप्स, और इसका प्रॉप्स का P कैपिटल होगा आपके पास, स्पेलिंग गलत है, DEFAULT डिफॉल्ट प्रॉप्स। देन आप यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर दैट्स इट, इतना करना आपको। अब यहाँ पर हम देखें तो वहाँ पर ये ग्रीटिंग वाला कंपोनेंट, अगर मैं इसको कॉल करूँ कहीं पर, अगर मैं इसको कहीं कॉल कर लेता हूँ सेव ऑल, और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे देखो आपको नेम वाला जो प्रॉप्स है इसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको ग्रीटिंग कंपोनेंट को अपने ऐप कंपोनेंट में ही जाकर यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर आऊँ वापस, सो एक एरर आ चुका है और एरर क्या है, द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट एंड नेम प्योर कंपोनेंट, ओके सॉरी। तो हम जरा यहाँ पर आते हैं प्योर कंपोनेंट पर और यहाँ पर ये एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। आई थिंक सो वहाँ पर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर आके इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहाँ मैं इसको सॉरी ग्रीटिंग का नाम दे दूंगा, GREETING ग्रीटिंग, ओके। सो अब जरा देखते हैं और ऐप कंपोनेंट के अंदर ग्रीटिंग ग्रीटिंग ग्रीटिंग, ये ग्रीटिंग कहीं और से लेकर आ रहा है, हमें ये वाला ग्रीटिंग नहीं चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इसका जो पाथ है उसको जरा देखते हैं वो कौन सा वाला पाथ लेकर आ रहा है। हाँ, ये कोई और पाथ लेकर आ रहा है। मुझे ये ग्रीटिंग जो चाहिए मुझे प्योर कंपोनेंट से चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट आउट करूंगा ताकि मुझे वो सजेशन दोबारा से दिखा सके, और ये देखेंगे मुझे ग्रीटिंग ये वाला चाहिए, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं और द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल प्योर कंपोनेंट डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट प्योर कंपोनेंट, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। कि ग्रीटिंग प्योर कंपोनेंट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, greeting 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 why it's not working, or your component, ओके। आई थिंक सो इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, इस थोड़ा गलत तरह से लेकर आ रहा है और मुझे यहाँ पर ग्रीटिंग ही लिखना पड़ेगा, दैट्स इट, इट्स इनफ मेरे ख्याल से। अब एरर नहीं आना चाहिए हमारे पास, बिल्कुल ऐसे हमारे पास से एरर नहीं आया और हमारे पास यहाँ पर UI में नजर आने लग गया हेलो, ठीक है। बट क्योंकि मैंने यहाँ से प्रॉप्स पास नहीं किया है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुछ नाम नजर नहीं आया। अगर मैं यहाँ से प्रॉप्स पास कर देता हूँ अपने पास, नेम में कुछ पास कर देता, क्योंकि नेम प्रॉप्स हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे इसको दिखाऊं भी आपको तो दिस डॉट पावर नेम में हमें मिल रहा है, तो नेम हम प्रॉप्स में पास करते हैं कुछ वैल्यू, और यहाँ मैं कर देता हूँ अली हैदर, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखते हैं कि आपको यहाँ पर नेम हेलो अली मिल गया, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ से प्रॉप्स नहीं पास करता हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू हमें मिल जाए, ठीक है।
तो उसके लिए वहाँ पे एक और तरीका भी है और वो हम तरीका यहाँ पे देख चुके हैं कि मैं यहाँ पे अपने कंपोनेंट के अंदर आऊँगा और अपने कंपोनेंट का नाम लिखूँगा, जो भी कंपोनेंट का नाम है डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स लिखूँगा और यहाँ पर अपना ब्रैकेट के अंदर आकर अपना नेम लिख दूँगा और नेम के अंदर मैं अली हैदर लिख देता हूँ, ठीक है? आप कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, आपके मल्टीपल यहाँ प्रॉप्स आ सकते हैं, कोई और प्रॉप्स अगर आप उसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करवाना चाहें, जैसा एज है, ठीक है? तो हेलो अली हैदर यहाँ पे हम लिख देते हैं, योर एज इज़ जो भी एज है, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट एज, ओके। सो अब मैं यहाँ पर और अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं रिफ्रेश करता हूँ और आप यहाँ पे देखते हैं कि हेलो अली हैदर योर एज इज 25। इवन दो कि मैंने यहाँ से अपने कंपोनेंट से जहाँ मैं इसको कॉल कर रहा हूँ वहाँ पर मैंने कहीं पे भी गिव मी अ सेकेंड, वहाँ पे मैंने कहीं पे भी एज को पास नहीं किया हुआ, ठीक है? बट फिर भी क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट प्रॉप सेट किए हुए हैं कहाँ पर अपने प्योर कंपोनेंट के अंदर हेयर, तो वो जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 25 वो यहाँ से आ रही है, ठीक है? अब अगर सपोज कर ले मेरे पास मैं यहाँ से कुछ और डिफरेंट वैल्यू पास कर देता हूँ, ठीक है? अभी देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ से अली हैदर स्मॉल में पास किया था और यहाँ पर जो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने रखी हुई है वो अली हैदर कैपिटल रखी हुई है, तो जो मेरे पास आ रहा है यहाँ पर वो अली हैदर स्मॉल में आ रहा है। क्यों? मैंने आपको बताया था ये डिफॉल्ट वैल्यूज आपके पास तब तक वर्क नहीं करती, तब वर्क करेंगी जब हम यहाँ से कुछ पास नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने अभी एज पास नहीं की तो वर्क करेगी, बट अगर कोई प्रॉप्स हम यहाँ पास करें, कोई चीज़ पास करेंगे तो वो हमारे पास वही चीज़ वहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, ना कि वहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यूज रन होगी, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे आके एज को लिख देता हूँ 35, अब आप लोग देखेंगे कि आपको वहाँ पे 35 मिलेगा, 25 नहीं मिलेगा। और ये देखते हैं यहाँ पे 35 मिल चुका है, मैं इसको जूम इन भी कर देता हूँ, ये 35 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है? तो ये एक हमारे पास चीज़ थी डिफॉल्ट प्रॉप्स हमारे पास रैक के अंदर, ठीक है? ये क्लियर है डिफॉल्ट प्रॉप्स? अगर ये क्लियर है तो हम आगे चलते हैं और हम प्रॉप्स टाइप्स को देखते हैं। क्लियर है ये? अली एक बार फिर इसको बता दें। देखिए तो सिंपल सा मैं ये बताया है कि आप लोगों के पास एक कंपोनेंट है, ठीक है? और आप चाह रहे हैं आप क्लास कंपोनेंट हो या फंक्शनल कंपोनेंट हो, ठीक है? आपके पास एक चॉइस तो ये भी है कि आप ये भी कर सकते हैं, ये आपको फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के अंदर आजकल हम लोग यही कर रहे होते हैं, ठीक है? न्यू कोड बेस के अंदर आप यही अप्रोच देख रहे होंगे कि इज इक्वल टू लगाकर हम लोग इस तरह से डिफॉल्ट वैल्यूज पास कर रहे होते हैं। बट ओल्डर वे हमारे पास क्या है कि हम लोग इस तरह से कर रहे होते थे, हम अपने फंक्शन का नाम लिखते, अपने कंपोनेंट का नाम लिखते थे, डॉट डिफॉल्ट प्रॉप्स लिखेंगे इज इक्वल टू और देन इस तरह ब्रैकेट लगाकर हम इसके डिफॉल्ट प्रॉप्स यहाँ पास कर देंगे और प्रॉप्स हम यहाँ पे इस तरह से पास करें डिफॉल्ट प्रॉप्स या इस तरह से पास करें फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में, ये तभी वर्क करते हैं जब हमारे पास वो प्रॉप्स रिसीव नहीं हुआ होता, मतलब हमने जब फंक्शन को अपने कंपोनेंट को कॉल किया होगा, हमने वहां से वो प्रॉप्स नहीं पास किया होगा, तब हमारे पास ये डिफॉल्ट प्रॉप्स चलते हैं। अगर हमने वहां से कंपोनेंट को कॉल करते हुए डिफॉल्ट प्रॉप्स पास कर दिया, सॉरी अपना प्रॉप्स पास कर दिया, तो फिर हमारे पास ये डिफॉल्ट प्रॉप्स की वैल्यू वर्क नहीं करती है, ठीक है? मतलब कि अगर हमने प्रॉप्स कंपोनेंट कॉल करते प्रॉप्स पास कर दिए हैं तो फिर वो वैल्यू जो है इसको ओवरराइड कर देंगे, इस तरह से ये हमें नजर नहीं आएंगी, फिर वो वैल्यू हमें नजर आएंगी यूआई में, ठीक है? जहाँ पे हमने यूज किए होंगे। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो इसके बाद हम चलते हैं जरा प्रॉप जी जी क्लियर है। टाइप्स के ऊपर। और प्रॉप टाइप जो है हमारे पास टाइप चेकिंग के लिए यूज होती है जावा अपने रैक के कंपोनेंट के अंदर। और ये क्यों चेक होती है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ एक आपको बताता हूँ चीज थोड़ी सी, सपोज कर लें यहाँ पर जो एज है वो एज जो है वो मैं यहाँ पर नंबर में ले रहा हूँ, जो कि नंबर में ही होती है, ठीक है? बट अगर मैं यहाँ पर आकर जब फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, अपने कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे आकर इसको स्ट्रिंग में पास कर दूं तो ये मुझे कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा है, मुझे कोई ब्लेम नहीं कर रहा है, प्रॉपर मेरी चीज को यूआई में रेंडर करवा रहा है, कोई एरर नहीं आया यहाँ पर, ठीक है? बट अगर मैं चाह रहा हूँ, मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा हूँ यूजर को कि भाई वो मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग भेजे या मुझे बूलियन भेजे, या अगर वो कोई फंक्शन है तो फंक्शन ही भेजे, वहां पर कोई कंपोनेंट है तो कंपोनेंट भेजे, कोई मेरे पास एरे है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट तो एरे ही भेजे, ठीक है? वो कोई और डेटा टाइप ना भेज दे वहां पर, ठीक है? तो इस तरह के सिनेरियोज के अंदर हम लोग यहाँ पर प्रॉप टाइप को यूज कर सकते हैं, ठीक है? जो कि हमें यहाँ पर यूआई के अंदर हमें यहाँ पर कंसोल के अंदर एरर थ्रो कर देगी कि भाई ये चीजें जो आपने आप इसके अगेंस्ट आ रहे हो, ठीक है? अब इसको यूज किस तरह से करना, मैं एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर
और पहले जो था हमारे पास 15.5 से आई थिंक से पहले, हाँ 15.5 से पहले हमारे पास ये हमारे पास बिल्ट इन होती थी रैक के अंदर प्रॉप टाइप्स, हम प्रॉप टाइप्स रैक से इंपोर्ट कर लेते थे। बट अब क्या किया रैक वालों ने कि इसको एक सेपरेट लाइब्रेरीज की बना दी है, ठीक है, तो हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सिंपल कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके npm i और यहाँ पर प्रॉप टाइप हम लिख देंगे, या फिर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे प्रॉप टाइप्स इस पे भी आते हैं, ये देखें ये था आपके प्रॉप टाइप्स। आप जब प्रॉप टाइप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर टॉप पे ये वाली npm की साइड मिल जाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर आप इसके वीकली डाउनलोड देख सकते हैं कितने सारे हैं, ठीक है। तो ये आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। हम सब नहीं देखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है कुछ 4-5-6 चीज़ें देख लेंगे ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम लोग अपने पास। सो मैं यहाँ पे आया था हूँ और यहाँ पर आकर हमारे पास इंस्टॉल हो चुका होगा ये, और यस इंस्टॉल हो गया। इसको वेरीफाई करने के लिए पैकेट लोकेशन के जाके चेक कर लेते हैं कि हमें मिल चुका है। यस प्रॉप टाइप हमें मिल चुकी है, 15.8.1 हमें वर्जन इसका मिल चुका है। ये 15.8.1 हमारे पास वर्जन आ रही है, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन। यहाँ पर आता है, कहाँ पर आ रहा है, ये 15.8.1, ठीक है। सो हमारे पास ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, हम सपोज कर ले इसी कंपोनेंट के अंदर चलते हैं, विच वन कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आकर अब इसको यूज़ किस तरह से करना है, यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाएंगे और हम इसको ES6 हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम इम्पोर्ट वाला सिंटेक्स को यूज़ करें तो हम इसको इम्पोर्ट कर लेंगे इस तरह से। अगर आप ES5 और लोअर उस पर जा रहे हैं तो फिर आपको इस तरह से करना पड़ेगा, और अगर CDN वगैरह मतलब कि आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। बट हमारे पास डायरेक्ट है, हम इस तरह से यूज़ कर लेंगे इसको। तो मैं यहाँ पे आके इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ, और इसको अब यू कॉल किस तरह से करना है, हम सिंपल अपने कंपोनेंट के कोड के बाद जो भी हमारे कंपोनेंट का नाम होगा देन उसको हमें सिंपल इस तरह से लिखना है, प्रॉप कंपोनेंट का नेम। अब ये चीज़ आप इस डिफॉल्ट प्रॉप से पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। तो मैं यहाँ पे आके इसको एंड कर दूंगा यहाँ पर। और अब क्योंकि यार हमें इसलिए दिया था, हमारे पास माई कंपोनेंट नाम को कंपोनेंट है नहीं, हमारे पास ग्रीटिंग नाम का है तो हम ग्रीटिंग ही नाम रखेंगे यहाँ पर। और प्रॉपर आपके पास सेम रहेगा। देन यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं यहाँ पर कि मेरे पास यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मैंने प्रॉप टाइप रख दी यहाँ पर स्ट्रिंग, कि मेरा नेम जो होगा वो स्ट्रिंग के अंदर होगा, प्रॉप टाइप्स के अंदर से आपको डॉट स्ट्रिंग मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें और सजेशन हमें दे रहा हूँ यहाँ पर, तो स्ट्रिंग मिल गया हमें यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग प्रॉप टाइप्स डॉट नंबर कर लेंगे, ठीक है, इतना कर लेते हैं हम लोग। और अब हम यहाँ पर अगर आते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे इवन कि हमारे यूआई में तो वो शो हो रहा है, उसका मसला नहीं है। बट अगर हम नीचे यहाँ पे देखें तो अब हमें डॉम के अंदर एक एरर मिलने लग गया है, इनवैलिड प्रॉप एज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। सप्लाई किया गया, स्ट्रिंग किया गया, जबकि ग्रीटिंग कंपोनेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, ये नंबर कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो तो बताया कि प्रॉप इसकी जो एज की होगी वो नंबर होगी, जबकि जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो कॉल करते हुए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया तो मुझे एरर थ्रू कर रहा है। ओके कोई मसला नहीं है। बट अगर फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर आऊँ अपने प्योर कंपोनेंट के ऊपर और मैं यहाँ पे आके इसको कमेंट आउट कर देता हूँ डिफॉल्ट प्रॉप्स को, और सपोज कर लें अभी के केस में यहाँ पर सिर्फ कॉल कर रहा हूँ ग्रीटिंग को, तो मैं यहाँ पर इन दोनों को पास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मैं पास नहीं करता हूँ तो अभी भी आप देखेंगे आपको कोई एरर नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई भी एरर नहीं मिला। अच्छा ये जो वैलिडेशन है ना आपके पास, विच वन वैलिडेशन, ये जो वैलिडेशन आपके पास है कि स्ट्रिंग होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, ये आपकी तब वर्क करेंगी जब आपने वो प्रॉप पास किया होगा, ठीक है। मतलब जब आपने इसको कंपोनेंट कॉल करते प्रॉप पास किया होगा तब उसकी जो टाइप्स है वो चेक कर रहा होगा। बट अगर आपने पास ही नहीं किया तो वैलिडेशन ही चेक करेगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो जितनी भी वैलिडेशंस है यू कैन डिक्लेयर दैट प्रॉप इन अ स्पेसिफिक जेएस प्रिमिटिव बाय डिफॉल्ट, दीज आर ऑल ऑप्शनल, ठीक है। ये सारी की सारी आपको ऑप्शनल वैल्यूज है, ठीक है। अगर यूजर प्रॉप वो वाला पास करेगा, ठीक है, तभी ये वर्क करेगा, इसकी वैलिडेशन को ये वर्क करेगा, अदरवाइज जो है आपको वैलिडेशन वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ उसको मैं कर दूँ डॉट इज रिक्वायर्ड, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास रिक्वायर्ड भी हो और साथ स्ट्रिंग भी हो। तो अब जरा देखते हैं, यहाँ पर आते हैं, जरा देखते हैं क्या हमारे पास इशू आया है इशू। और ये देखिए अब आपके पास अभी हमें बोल रहा है कि द प्रॉप नेम इज मार्क्ड एज रिक्वायर्ड इन ग्रीटिंग बट इट्स वैल्यू इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों है? क्योंकि हमने जब कंपोनेंट को कॉल किया तो उनको प्रॉप पास नहीं किया, जब प्रॉप पास नहीं किया तो वहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रिसीव हुई, अनडिफाइंड, जबकि ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो और एज भी मैं रिक्वायर्ड कर लेता हूँ,
इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड। अब आपको एज पे भी एरर थ्रो करेगा, ठीक है, देखिए तो प्रॉप एज इज स्मार्ट, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे भी हमें अनडिफाइंड मिला, मैं कोई भी प्रॉप पास नहीं किया, तो कोई मसला नहीं, हम यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आकर मैं अगर लिख देता हूँ एज या नेम कर देता हूँ, नेम में मैं कर देता हूँ, नेम में हम ये सेम वैल्यू ये रख देते हैं, कॉपी पेस्ट, और अगर मैं इसको सेव करूँ तो आपके पास एक एरर जा चुका है, ठीक है, आपके पास एक एरर जा चुका है नेम प्रॉप वाला, ठीक है, आपका नेम प्रॉप वाला एरर जा चुका है। और अगर मैं यहाँ पे, चलो मैं इसको, इसने बोलते रिक्वायर्ड है ना, हम रिक्वायर्ड पास कर देते हैं हम उस वाले एरर को, बट यहाँ पे मैं स्ट्रिंग की जगह नंबर पास करता हूँ। अब देखिए अभी भी आपके पास दो एरर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वो रिक्वायर्ड वाला एरर तो जा चुका है, बट आपके पास अब ये एरर आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, स्ट्रिंग कर रहा था, और आपने क्या पास किया यहाँ पर नंबर किया किस प्रॉप के अंदर, नेम के अंदर, ठीक है। तो अब आपके पास ये वाली वैलिडेशन वाला एरर चलेगा, तो इसको मैं स्ट्रिंग में ले आता हूँ। और अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर वो वाला एरर जा चुका है कंप्लीटली, और आपके पास सिर्फ अभी एक ही एरर रह चुका है, वो जो कि हमारे पास एज का एरर है, जो कि अनडिफाइंड वाला है। तो उसको भी हम रिजॉल्व कर लेते हैं, एज, और एज को मैं कर देता हूँ यहाँ पर, सपोज कर लें स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, स्ट्रिंग में मैं करता हूँ 45। तो अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करूँ तो अब आपके पास रिक्वायर्ड वाला एरर नहीं आएगा, बट अब आपके पास नंबर वाला एरर आएगा कि नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था और आपने स्ट्रिंग पास कर दी है, तो इसको मैं यहाँ पे आके नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। क्लियर है ये, अब मेरे पास कोई भी एरर नहीं आया है, ठीक है। तो ये चीज होगी हमारे पास रिक्वायर्ड प्रॉप्स। अच्छा एक और चीज कि ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रॉप्स, सॉरी प्रॉप टाइप्स को और डिफॉल्ट प्रॉप के साथ यूज नहीं कर सकते। मैंने इसलिए क्योंकि अगर मैं डिफॉल्ट प्रॉप्स पास कर देते हैं यहाँ पर, तो फिर ये इज रिक्वायर्ड वाली चीज में वर्क नहीं कर आती, क्योंकि अगर मैं वहां से कोई प्रॉप पास नहीं करता तो डिफॉल्ट प्रॉप्स लग जाते, तो फिर ये इज रिक्वायर्ड वाला एरर मैं आपको नहीं दिखा सकता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कमेंट किया था इसको, ठीक है। तो ये दोनों चीज आप एक साथ भी यूज कर सकते हैं, उसका मसला नहीं है। इसी तरह बाकी चीजें भी यहाँ पर हम एक दो और कुछ और भी देख लेते हैं। इस तरह फंक्शन है, ठीक है, सपोज कर लें आप यहाँ पर कोई फंक्शन पास कर रहे हैं, सपोज कर लो आप यहाँ कोई फंक्शन बनाया हुआ है, जैसे सेट टू डू वाला, ये मैं फंक्शन यहाँ से पास कर रहा हूँ, ये फंक्शन है, ठीक है। तो मैं सेट टू डूज, इसको मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ इसको भी मैं लिखूँ, ये क्या है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे अपने कंपोनेंट के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं सेट टू डू करता हूँ, तो ये देखें खुद ही गैस कर लिया, प्रॉपर्टी उसकी फंक्शन होगी और ये क्या होगा, इज रिक्वायर्ड होगा। अगर मैं यहाँ पे आज उसको इज रिक्वायर्ड हटा दूँ, बाकी बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन होगा, तो अगर मैं इसको पास नहीं करता हूँ तो कोई मसला नहीं है। अभी तो मैंने पास किया हुआ है, बट अगर मैं यहाँ से आके इसको ऐप कंपोनेंट से आके इसको हटा भी दूँ तब भी कोई मसला नहीं होगा मेरे लिए। कंट्रोल एक्स सेव रिफ्रेश, कोई एरर नहीं आ रही क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं था। बट अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और सेट टू डूज के अंदर आके, क्योंकि वो एक फंक्शन था, अगर मैं यहाँ से स्ट्रिंग पास कर देता हूँ तो ये मसला कर देगा मेरे लिए, भाई वो फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था और आपने यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रही है, फंक्शन एक्सपेक्टेड कर रहा था और आपने स्ट्रिंग पास कर दी यहाँ से, ठीक है। तो और अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको हटा दूँ और मुझे एरर थ्रो करे, तो मुझे यहाँ पे इज रिक्वायर्ड भी लगाना पड़ेगा फिर साथ में, इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं वहाँ से फंक्शन पास नहीं किया तो मेरे पास यहाँ पे एरर थ्रो हो जाएगा, वह अपने सेट टू डू स्मार्ट रिक्वायर्ड किया हुआ है ग्रीटिंग कंपोनेंट के अंदर, बट इसकी वैल्यू क्या आ रही है, अनडिफाइन आ रही है, क्योंकि मैंने वहाँ से पास नहीं किया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। सो इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ है, हम यहाँ पे इस तरह से और भी हमारे पास चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सिंबल वगैरह, स्ट्रिंग वगैरह, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं खुद। अगर आपको कोई एरे है, जैसे कि आप डेटा एरे ऑफ पोस्ट पास करना चाह रहे हैं प्रॉप्स के थ्रू, तो आप वहाँ पे उसके प्रॉपर एरे रख देंगे। इस तरह अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भेज देंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमारे पास आखिरी हम देख लें जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे देख लेते हैं एलिमेंट, ठीक है। अब एलिमेंट क्या है, हम प्रॉप्स के अंदर, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम प्रॉप्स के अंदर कुछ भी पास कर सकते हैं। मैंने ये पहले भी बताया था आप लोगों को कि हम प्रॉप्स के अंदर स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, अनडिफाइंड, नल और इवन के फंक्शन भी पास कर सकते हैं। और फंक्शन में हमने यहाँ पे देख लिया, बाकी सब चीज़ें हम देख चुके हैं, हम प्रॉप्स का पास कर सकते हैं। बट क्या हो कि अगर मैं यहाँ पर कोई कंपोनेंट को ही पास करना चाहूँ, ठीक, कंपोनेंट को या एचटीएमएल को, पहले उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे दिखा दूँ जो कि शायद आप लोगों को ना पता हो, कि अगर मैं यहाँ पे किसी वेरिएबल के अंदर एक एचटीएमएल का वेरिएबल बना लेता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, और मैं यहाँ पे एक हेलो स्ट्रिंग बना लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, स्ट्रिंग के अंदर
H1 और कुछ इस तरह से रख देता हूँ। आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं, div और div के अंदर स्पैन के लिए कुछ भी इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। अभी हम उसमें नहीं जा रहे। और अगर मैं यहाँ पे आके इस HTML को यहाँ पर कुछ इस तरह से कर्ली ब्रेसेस लगा, क्योंकि एक वेरिएबल है ना, ठीक है, और वेरिएबल को HTML में आपको अली, यहाँ ये आपकी स्क्रीन स्टक हुई हुई है क्या? नो, मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूँ, मैं नया लिंक आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ओके, ग्रुप में मुझे पर्सनल भेज दिए रिकॉर्ड, ये जो लिंक है ना। ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, वही मैं बोल रहा हूँ 6 अली, का। यस यस यस, सुन लिया है, सुन लिया सुन लिया सुन लिया। हेलो। जी जी, हारिस आपकी बात सुन ली थी मैंने। ठीक है, हाँ मैंने उनको ग्रुप में सेंड कर दिया, थैंक यू फॉर्म करने के लिए। मैं वही वेट कर रहा था, मतलब किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। ओके। नहीं, मैंने ज्वाइन किया हुआ था। हाँ तो मैंने वो ग्रुप में भी शेयर कर दी है वो लिंक जो है ना, मैंने आपको मैसेज कर लिया, आपको प्राइवेट में कर देता। आइए, ठीक। काइंडली मुझे कंफर्म कर दें आपको स्क्रीन विजिबल है। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं, जो बाकी आएंगे तो देख लेंगे फिर। ओके, सो अब हमारे पास मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हुआ है, और वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पे एक HTML स्टोर करवाई हुई है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इस HTML को हम यहाँ पे इस तरह से भी स्टोर करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आके और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से, सॉरी यहाँ पर मैं HTML लिखता हूँ। तो आप लोगों के ख्याल से क्या होगा कि इस HTML को सिंपल यहाँ पे स्ट्रिंग में प्रिंट करवा देगी, या फिर इसको एक रेंडर करवाएगी? रेंडर करवाने में और उसको सिंपल प्रिंट करवाने में बहुत डिफरेंस है, तो मुझे बताएं कि यहाँ पर रेंडर करवाएगी। रेंडर का मतलब ये है कि यहाँ पर पूरा हेलो वर्ल्ड जो है वो लिखा हुआ आएगा, और साथ में ये H1 जो हमारे पास स्टाइलिंग होगी, मतलब कि H1 हमारे पास बोल्ड होता है और थोड़ा बड़ा होता है साइज के अंदर। तो इस तरह से हमें दिखाएगा, सिंपल स्ट्रिंग दिखा देगा हेलो वर्ल्ड, और उसमें हमें H1 जो है वो प्रॉपर स्ट्रिंग की तरह दिखाएगा, H1 लिखा हुआ होगा इस तरह से। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पे आकर आप लोगों को दिखाऊँ कहाँ पर गया, तो अब यहाँ पर जैसे मेरे पास स्ट्रिंग में ही आया अभी फिलहाल तो ठीक है। बट अगर मैं इसको उठाकर यहाँ से नहीं आ रही है आपकी यार। और अगर मैं यहाँ पर आया था और यहाँ पर आके इसमें डुप्लीकेट करता हूँ और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर आकर अगर मैं स्ट्रिंग को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं अगर स्ट्रिंग को हटा दूँ, ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे प्रॉपर रेंडर करवा के देगा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आपको H1 नहीं आया, ये चीज़ें नहीं है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इवन कि अगर मैं यहाँ पर आके इसमें कुछ स्टाइलिंग भी दूँ, तब भी वो प्रॉपर मेरे पास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। स्टाइलिंग, बैकग्राउंड कलर, कलर, जी अली, आपकी आवाज नहीं आ रही। और सॉरी 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 सॉरी, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे बोला है कि हम यहाँ पर अपनी रैक के प्रोजेक्ट के रैक के अंदर रहते हुए हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं आखिरी प्रॉप टॉप्स की एक चीज़ बताने लगा हूँ, उससे पहले मैं ये बता दूँ कि हमारे पास अगर सपोज करने इस तरह से कुछ हमारे पास HTML लिखी हुई है हमारे पास, तो उसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के भी इस तरह से कॉल कर सकते हैं HTML के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रॉपर हमारे पास रेंडर होगा, ये देखें, ठीक है, मेरे हेलो वर्ल्ड है, प्रॉपर यहाँ पर रेंडर हुआ है, ठीक है, ये देखें।
आप यहाँ पे कोई भी आपके पास HTML हो, आप उसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा के यहाँ पे इस तरह से कॉल कर सकते हैं और आपको यूआई में नजर आ जाएगी उस तरह रेंडर होके, ठीक है। तो जिस तरह से HTML का हमारे पास प्रॉप्स है, ठीक है, डेटा है, मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास जो HTML है, क्योंकि इसके में HTML लिखा हुआ है, हम div स्पैन कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, तो मैं ये भी यहाँ से पास करना चाह रहा हूँ और ये मैं पास करना चाह रहा हूँ और मैं ऐसे अपने ग्रेडिंग वाले कंपोनेंट में आता हूँ और मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास HTML है, ये मेरे पास क्या हो, इसकी एलिमेंट टाइप हो और ये रिक्वायर्ड हो, मतलब कि ये एलिमेंट के अलावा अगर मैं कोई स्ट्रिंग या कोई और चीज पास करूंगा अपने HTML के अलावा मैं कोई और भी चीज पास करूंगा तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आया था, अभी मेरे पास ये HTML वेरिएबल जाता है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग पास कर दूं यहाँ पर, ठीक है, तो अब मुझे एरर थ्रो कर देगा यहाँ पर, ये देखिए, invalid prompt HTML of type string supply to greeting expected a single rect element, ठीक है। ये रेक्ट एलिमेंट चाह रहा था, जबकि आपने यहाँ पे क्या पास किया, आपने यहाँ पर HTML की जगह स्ट्रिंग पास कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ है और उसके साथ एक छोटी सी चीज़ हमने ये भी देख ली कि हम इस तरह से HTML को भी यहाँ पर रेंडर करवा सकते हैं वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के, ठीक है। मतलब आपके पास, आपको लग रहा है कि आपकी यूआई के अंदर कोई जो कोड है, आपकी जो HTML है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको आप सिंगल एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा कर और सिंपल से इस तरह वेरिएबल का छोटा सा नाम आप वहाँ पे लिख सकते हैं ताकि आपका कोड रिड्यूस हो जाए, ठीक है। ये इस तरह के स्नेरियो तो आपके पास काम आ सकता है, ठीक है। बट अगर आपके पास वो जो कोड है वो रिपीट हो रहा है मल्टीपल जगहों पर और अगर आप उसको इस वेरिएबल में ले जाते हैं और वो कोड के अंदर कोई आपके पास इस तरह की चीज़ है जो कि आपका वेरिएबल है या स्टेट है, ठीक है, तो फिर आपको वो आप इसको इस तरह नहीं रख सकोगे क्योंकि उसको आपको पास भी करना होगा, ठीक है। फिर उस तरह के सिनेरियोस के हम एक अलग से कंपोनेंट बनाएंगे और फिर उसको यहाँ पे कॉल करेंगे कंपोनेंट की तरह पे, तो एक अलग सिनेरियो आ जाता है। बट अगर सिंपल सा इस तरह आपके पास HTML है तो उसको आप वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो। सपोज करो आपके पास यहाँ पे है, यहाँ पे चार्ज आपने लिख दिया इसको, चार्ज आपके पास कॉल हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये देखिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को और प्रॉप टाइप हमारे पास सिर्फ इतना ही था, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लियर है तो हम आगे अली, चलते हैं। आपकी स्क्रीन फिर से स्टक हुई हुई है। आयशा, आई थिंक आपकी तरफ इशू है, आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है। हारिस, आपकी तरफ इशू आ रहा है आपको? आयशा, आपकी तरफ आई थिंक इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से आपके पास लैग कर रहा है, स्क्रीन वो फ्रीज हो रही है, लैग हो रही है, जो भी है। ओके, सो अब हम आते हैं यहाँ पर प्रॉप टाइप्स के बाद आप मीटिंग जी चले, मैं देख लेती आप रीज्वाइन कर लें, मेरे ख्याल से शायद इशू रिजॉल्व हो जाए या फिर अपने राउटर को डिस्कनेक्ट रिकनेक्ट कर लें, ठीक है, तो माइट भी इशू आपको रिजॉल्व हो जाए। ओके, तो हमारे पास प्रॉप टाइप्स के बाद हमारे पास एक चीज़ आती है नहीं, और एक्चुअली डेटा पे चल रही है क्लास ना, ओके ओके, हॉटस्पॉट पे। ठीक है ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रॉप टाइप्स हो चुकी हैं। अब हम ज़रा देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास लेजी लोडिंग क्या चीज़ होती है। बट आई थिंक लेजी लोडिंग हम लोग नेक्स्ट उसमें जाके करेंगे, ठीक है, क्लास के अंदर। उससे पहले हम लोग राउटिंग को पढ़ेंगे डिटेल में और राउटिंग के बाद हम लेजी लोडिंग को स्टार्ट करेंगे, उसमें हमें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एरर हैंडलिंग, ठीक है। तो एरर हैंडलिंग के अंदर क्या चीज़ है, एरर हैंडलिंग नाम से आपको क्या पता चल रहा है? अगर मैं एरर हैंडलिंग को देखूं, एरर हैंडलिंग इन रेक्ट या एरर बाउंडिंग बाउंड्री, सॉरी बोलेंगे इसको, एरर बाउंड्रीज। तो यहाँ पर हमारे पास एरर बाउंड्रीज जो हैं, सपोज कर लें मेरे पास यहाँ पे कुछ एरर्स आते हैं, ठीक है। अब ये एरर तो इस तरह के एरर हैं जो ये एरर आ गई या सर्वर से कोई एरर आई, कुछ भी इस तरह का आ गया, कोई अनवांटेड आपको इस तरह की चीज आ गई जो कि आपका कोड जो था जिसको आपने हैंडल नहीं किया वो तो प्रॉपर तरीके से, तो आपका कोड ब्रेक हो जाएगा। अब जब कोड ब्रेक होगा तो आपके पास यहाँ पर यूआई के अंदर आपके पास एरर आने लग जाते हैं और अक्सर आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि आपके पास रेड की स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आपकी यूआई के ऊपर भी वो एरर आपको रेड कलर, आपको ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाती है और उसके ऊपर रेड कलर के आपके पास एरर आने लग जाते हैं, सेम जो आपको कंसोल में दिख रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह का सिनेरियो हो जाए आ जाए तो इसको आप टैकल किस तरह से करेंगे? अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि जो आपके पास ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाती है और उसके ऊपर आपके पास रेड कलर का लिखा हुआ आता है एरर वगैरह, ठीक है, तो वो आपके पास सिर्फ डेवलपमेंट मोड के अंदर ही आ रहा होता है, हमारे पास पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, वैसे मोस्ट ऑफ द केस में आ जाता है समटाइम। तो यहाँ पर आपके पास वो जो एरर्स की स्क्रीन आ रही होती है वो सिर्फ आपके पास डेवलपमेंट मोड के अंदर आ रही होती है जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हो। अगर आप इसको प्रोडक्शन पे ले जाते हो तो प्रोडक्शन के ऊपर आपके पास वो नहीं आ रहा होता। अगर आपने उसको ब्लैक स्क्रीन के ऊपर और जो ब्लैक स्क्रीन आ रही होती है उसके ऊपर जो रेड कलर पर लिखा हुआ होता है टेक्स्ट वगैरह जो भी एरर्स आपको शो हो रहे होते हैं, उसके बाद आप आपके टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर एक क्रॉस का आइकन होता है, अगर उसको क्लिक करें ना तो पीछे आपको पूरी पूरी वाइड एक ब्लैंक स्क्रीन दिख जाती है, ठीक है।
तो जो प्रोडक्शन पे होता है ना, प्रोडक्शन पे अगर कोई एरर आपके पास आया था ना, प्रोडक्शन पे आपको सिर्फ वो वाइट स्क्रीन नजर आ रही होती है, और जो एरर्स होते हैं वो आपको कंसोल में सिर्फ नजर आ रहे होते हैं। अब जो नॉन टेक्निकल बनता है, जो एक नॉर्मल यूजर है, उसको तो यही लगेगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो क्रैश हो गई, या आपकी वेबसाइट चल नहीं रही, या खराब हो गई, कुछ भी इस तरह का वो उसके माइंड में आ सकता है। तो अब हम चाह रहे हैं कि अगर इस तरह का कुछ सिनेरियो आया जाता है कि हमारी एप्लीकेशन में किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई एक अनवांटेड अननेसेसरी कोई एरर अकर हो जाता है, और हमने उसको प्रॉपर हैंडलिंग नहीं की होती है, और जिसकी वजह से हमारे एप्लीकेशन में इस तरह का सिनेरियो आ जाता है, तो हम चाह रहे हैं कि इस तरह का जब भी सिनेरियो आए तो हम यूजर को कोई एक फॉल बैक यूआई दिखा सकें। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आपको कभी आप किसी वेबसाइट के ऊपर विजिट करो तो अक्सर कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है कि भाई ये आपकी जो वेबसाइट है ये अंडर मेंटेनेंस है, या फिर कुछ इस तरह का काम चल रहा है, कुछ भी इस तरह का चीजें। ठीक है, तो इस तरह का आप कुछ मीनिंगफुल मैसेज उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, ताकि ये ना हो कि वो डिसअपॉइंट हो जाए कि भाई वेबसाइट तो चलती नहीं है, कुछ भी इस तरह से। अगर आप इस तरह का कोई यूजफुल मैसेज दिखा देंगे तो वो अंडरस्टैंड कर देगा, हाँ भाई आज नहीं तो कल ही वेबसाइट आपकी चल जाएगी। ठीक है, मेंटेनेंस के अंदर है, कुछ भी इस तरह का। तो अगर हमें इस तरह का काम करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम एरर बाउंड्रीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एरर बाउंड्रीज को यूज किस तरह से करना है, आप लोगों को याद है जब मैंने फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के अंदर अपनी वो सारी की सारी चीजें अप्रोक्सीमेटली 85 टू 90% या 95% हम चीजें कर सकते हैं जो कि हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर कर रहे थे, वो सब चीजें हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के अंदर भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, यूज करते हुए। बट वो जो 5 या 3% या 2% हमारे पास जो चीजें थी, वो अभी भी हमारे पास रैक रैक के अंदर फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के हम नहीं कर सकते हैं, जिसमें से एक चीज हमारे पास एरर बाउंड्रीज भी है। तो अगर हमें एरर बाउंड्री क्रिएट करनी है, बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर क्लास बेस्ड कंपोनेंट को यूज करते हुए एरर बाउंड्री का कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो किस तरह से बनाना पड़ेगा, हम वहां पे आए थे एरर बाउंड्रीज के ऊपर ही। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये कुछ कोड है जो कि इन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर ये कोड है। ठीक है, और इसको हम यूज किस तरह से करेंगे, हम इस तरह से एरर बाउंड्री अपने कंपोनेंट जो हमने बनाया होगा ये वाला, उसको हम अपने कंपोनेंट के थ्रू रैप कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, मैं इस कोड को समझाता हूँ क्या चीज में की हुई है। और इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक अलग से कंपोनेंट बना लेता हूँ, राइट क्लिक, एरर बाउंड्री डॉट जेएसएक्स। ठीक है, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और आई थिंक इस कंपोनेंट को पूरे को मैं, अच्छा इसको मैं यहाँ पर कमेंट और लॉग एरर इन्फो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आगे इसको रैक को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, या फिर इसको मैं रैक को हटाकर यहाँ पर इस कंपोनेंट को डायरेक्टली रैक से इंपोर्ट कर लेता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, और कॉपी कर लेता हूँ इसको, और लॉक, इस एरर को भी यहाँ लॉक कर लेते हैं। ओके, और इनको भी मैं लॉक कर लेता हूँ एरर इन्फो को, इसको भी मैं कुछ इस तरह से ही लॉक कर लेता हूँ एरर को, इस एरर को यहाँ से हटा देते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे इसको मैं एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, नेम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, यहीं पे एक्सपोर्ट पीछे लिख देता हूँ एरर बाउंड्री। सो ये मैंने एक अपना एरर बाउंड्री का कंपोनेंट बना लिया, और ये जो कंपोनेंट है ये है, मैं सिर्फ क्लास बेस्ड कंपोनेंट ही बना सकता हूँ इसका। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मेथड हमें मिल रहे हैं ये हम क्लास बेस्ड फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के हमें ये नहीं मिल सकते। तो इसलिए जो एरर बाउंड्री का कंपोनेंट है ये हम अगर डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो हम इस क्लास बेस्ड कंपोनेंट को ही यूज करते हुए बना सकते हैं। ठीक है, अभी काम क्या कर रहा है और किस तरह से काम करेगा और किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये कंपोनेंट क्लास है वही सेम रे के कंपोनेंट क्लास को मैंने एक्सटेंड किया है। ठीक है, जब मैं एक्सटेंड में कीवर्ड यूज करता हूँ तो आप लोगों को पता होगा कि हमने इनहेरिटेंस पढ़ी थी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसको कि भाई जितने भी मेरे कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, अभी यहाँ पे क्या क्लास ही है ना, अगर हम इसको भी फिलहाल उसको समझें कि कंपोनेंट हमारे पास कोई कंपोनेंट नहीं है क्लास बेस्ड, ये क्लास ही समझ लें इसको। ठीक है, तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये जो क्लास है कंपोनेंट वाली, इसको पूरा इसमें जितने भी मेथड और प्रॉपर्टीज है उसको मैं एक्सटेंड करवा रहा हूँ इस एरर बाउंड्री के अंदर। ठीक है, अब इस एरर बाउंड्रीज के अंदर वो सारे के सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो कि कंपोनेंट के अंदर होंगी, और फर्दर अगर मैं कुछ और इसके अंदर एक्सटेंशन करना चाह रहा हूँ, कुछ और चीजें ऐड करना चाह रहा हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे रह के कर सकता हूँ। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मेथड को कॉल किया हुआ है, और इसके अंदर मुझे प्रॉप्स रिसीव होंगे, जो भी मैं इस कंपोनेंट को जहाँ पे कॉल करूंगा वहां से मैं कोई प्रॉप्स पास कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो सुपर मेथड है मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सुपर मेथड हम यूज कर रहे होते हैं कि अपने इस प्रॉप्स को जो मेरे पास आए हैं यहाँ पे कुछ भी डेटा हो जो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जो कि मैं यहाँ से पास अभी मैं जब कॉल करूंगा तो मैं कॉल किसको करूंगा,
एरर बाउंड्री को कॉल करूंगा, तो जो मुझे प्रॉप्स रिसीव होंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू वो मुझे यहाँ पर रिसीव होंगे। अब उन प्रॉप्स को या कुछ भी डेटा जो मुझे वहाँ पे जब इस कंपोनेंट को मैं कॉल करूंगा मुझे वहां से रिसीव होगा, मैं चाह रहा हूँ उस डेटा को, जो कि हमारे केस में क्या है प्रॉप्स है, मैं चाह रहा हूँ उसको मैं अगर अपने पेरेंट कंपोनेंट में, अपने पेरेंट क्लास के अंदर जहाँ जिसको जिससे मैं एक्सटेंड करवा रहा हूँ उसके अंदर मैं उसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ, भेजना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सुपर मेथड के थ्रू उसको भेज दूंगा। तो अब ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये इस लाइन से मेरे पास ये जो प्रॉप्स है ये मुझे कंपोनेंट वाली क्लास के अंदर भी मिल जाएंगे जो कि रैक के अंदर, ठीक है, इतना काम किया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे दिस डॉट स्टेट को यूज करूंगा, ठीक है, दिस हमारे पास अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं लॉग करूं दिस को भी, तो दिस हमारे पास कुछ भी नहीं होता, एक सिंपल सा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमारे पास यहाँ पे दिखा भी देता हूँ दिस और फॉर्मेट सेव और सो फोर सुपर, ठीक है इसको ओके। सो अच्छा, अब मैं अगर आऊँ यहाँ पर और अगर मैं अपने बाकी कंपोनेंट को कमेंट आउट करता हूँ जो कि मैंने कॉल किए हुए फालतू के, ग्रीटिंग को कंपोनेंट को कमेंट आउट कर देता हूँ और पोस्ट को भी कर देता हूँ और इवन के टू डू लिस्ट को भी कर देता हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं मैं दिखा रहा यहाँ पर यूआई के अंदर, सिंपल सी यूआई है, ब्लैंक पेज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये सारे के सारे लॉग्स नहीं आए हैं जो कि मैंने अपने एरर बाउंड्री के कंपोनेंट के अंदर लिखे हुए हैं, दिस वन लॉग, दिस वन लॉग, दिस वन लॉग, ठीक है। और ये क्यों नहीं आए, उसकी सिंपल सी वजह, पहली वजह तो ये है कि हमने इस कंपोनेंट को यूज ही नहीं किया है, ठीक है। तो आप ये यूज कहाँ पे करेंगे और किस तरह से करेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर अपना ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एक हमारे पास हायर ऑर्डर कंपोनेंट था हमने उसको यूज किया था और रैप करवाया था अपने सारे के सारे कंपोनेंट्स को, जिसमें हम चाह रहे थे कि हमारे पास वैल्यू जो है हम उस कंपोनेंट के अंदर एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो सेम इस तरह से हम इसको भी यूज कर सकते हैं कि सपोज कर लें हमारे पास तीन कंपोनेंट है, एक दो तीन चार, और मुझे लग रहा है कि ये ऐसे कंपोनेंट है, ठीक है, कि जिसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक अनएक्सपेक्टेड कोई ना कोई एरर आकर हो सकता है, ठीक है। मैं जितनी मर्जी वैलिडेशन लगा लूं बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें एरर आ सकता है कभी ना कभी, तो अगर मैं उसके लिए एक बैकअप के लिए हैंडलिंग करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एरर बाउंड्री को इंपोर्ट कर लूंगा अपने, देख लेना आर्ट से नहीं करना कि मैंने इंस्टॉल की हुई है एरर बाउंड्री जो हमने कस्टम कंपोनेंट बनाया हुआ है, हम वहां से इसको इंपोर्ट कर लिया कंपोनेंट्स और एरर बाउंड्री, ठीक है। तो मैंने इसको रैप कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो अच्छा एज ग्रीटिंग के अंदर सेट टू डू मार्क, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, रिफ्रेश, ओके। तो आपके पास एरर कुछ भी नहीं आया। और अगर मैं लॉग के ऊपर आऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ये तो सारे के सारे आपके लॉग कौन से, या आपके वो वाले लॉग्स हैं जो कि आपके टू डू लिस्ट और पोस्ट लिस्ट वाले में से आए हैं, तो इनको अगर मैं कमेंट आउट कर दूं ताकि थोड़ा हमारा लॉग का जो वो है क्लियर हो जाए, समझ में आने लग जाए, फालतू के लॉग हमें ना दिखे। तो अगर रिफ्रेश करूँ उसको यहाँ पर तो हमें वो जो दिस वाला लॉग था वो हमें मिल चुका है यहाँ पर, ये देखें दिस, और हमें क्लास का नेम भी यहाँ पे मिल रहा है और इसके हमें देखूँ तो जिसके आपको सब चीज़ें मिल रही है, कॉन्टेक्ट मिल रहा है, ठीक है। अगर हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट के कॉन्टेक्ट को यूज करना चाहते तो हमें दिस के अंदर कॉन्टेक्ट वगैरह मिल जाएगा। इसके अलावा मैं दिस के अंदर अगर मैं देखूँ तो मुझे प्रॉप्स मिल रहा है और प्रॉप्स के अंदर आप देखो तो आपको चिल्ड्रन मिल रहा है, ठीक है। प्रॉप्स के अंदर आप देखो तो आपको चिल्ड्रन मिल रहा है, यही वो स्पेशल प्रॉप्स है जिसको आप यहाँ पे यूज कर रहे होते हो। मैंने आपको बताया भी था जब हमने चिल्ड्रन चिल्ड्रन प्रॉप्स पढ़ा था, क्यों ये चिल्ड्रन प्रॉप्स मिल रहा है, क्योंकि मैंने इस कंपोनेंट को ओपन एंड क्लोज करके इसके अंदर कुछ कंपोनेंट पास किए हैं, जितने भी आप कंपोनेंट पास करोगे वो सब चीजें आपको कहाँ मिल जाएंगी, वो सब चीजें आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको तीन चिल्ड्रन है और तीनों चिल्ड्रन के साथ आपको वो चीजें मिल रही है, कंपोनेंट मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको ऑब्जेक्ट की सूरत में मिल रहे हैं और ये आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने आप लोगों को एलिमेंट्स और ये सब चीजें पढ़ा था एचटीएमएल एलिमेंट्स, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास एचटीएमएल के जितने भी एलिमेंट्स है वो भी एट द एंड एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को फॉर्म करके ही हमारे पास एक एलिमेंट बनाए गए हैं, ठीक है। तो सेम इस तरह हमारे पास ये ऑब्जेक्ट की सूरत में नजर आए, इसको हम इग्नोर करते हैं फिलहाल। यहाँ पर हमें रेफ मिल जाएगा, स्टेट मिल जाएगी, सब चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एरर बाउंड्री के ऊपर आता हूँ यहाँ पर और अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पर स्टेट मिल रहा है और स्टेट के अंदर हैज एरर फॉल्स मिल रहा है, ठीक है, और वो इस लाइन की वजह से मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ उसको लॉक कराऊँ दोबारा से तो आप देखेंगे आपको स्टेट नहीं मिलेगी। यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ, ओके सॉरी अभी तो कुछ एरर आ गए, और एरर क्यों आए क्योंकि यहाँ पर मैंने ये किया हुआ है, ओके 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 हैज, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, इस सब कोड को मैं फिलहाल कमेंट आउट कर रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखा, ये दोनों को मैं फंक्शन को मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पर मेथड को, ओके हैज एरर, ओके मैं इधर भी यूज कर रहा हूँ, इसको भी मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ,
क्योंकि मैंने अब ठीक है। अब ये देखिए आप कि आपको यहाँ पे स्टेट नल मिल रही है, ठीक है, स्टेट आपको नल मिल रही है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट आपको प्रॉप्स सब चीजें यहाँ मिल रही होंगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इवन कि अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर ऐप में, और ये जो मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ तीनों कंपोनेंट को, ठीक है। अब मैं यहाँ से कोई चाइल्ड पास नहीं कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको प्रॉप्स वाला ऑब्जेक्ट भी एम्प्टी है और स्टेट आपकी नल है। बाय डिफॉल्ट इस तरह से आपको कुछ डिस्प्ले मिल रहा होगा, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ से कुछ कंपोनेंट यहाँ से पास किए हैं, ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पर पास कर दिया इसके अंदर प्रॉप्स के थ्रू नहीं, मैंने इसके ओपन एंड क्लोज करके पास किए यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको प्रॉप्स के अंदर ये तीनों के तीनों चिल्ड्रन के फॉर्म में मिल गया। अब अगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर मैं स्टेट भी बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे दिस के अंदर स्टेट आपकी की पड़ी हुई है, तो मैं दिस के अंदर स्टेट की के अंदर कुछ वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे हैज एरर फॉल्स की। आपको पता है अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की ऑलरेडी पड़ी हो तो, और उसके मैं दोबारा से वैल्यू को रीअसाइन कराऊं तो उसको वैल्यू को पिछली वाली वैल्यू को ओवरराइट कर देता है। तो अब अगर मैं इसको सेव करूं तो आप देख सकते हैं कि आपको स्टेट के अंदर यहाँ पर देखिए आपको स्टेट के अंदर वो नल की जगह पे ये चीज मिलने लगी, ठीक है। अब मैं इन चीजों को अनकमेंट कर देता हूँ, बस मैंने ये दिखाना था आपको, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ रिफ्रेश, ये चीजें हो गई, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब जरा आता हूँ यहाँ पर और मेरे पास यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड है। अब ये मेथड कहाँ से आया है, इसकी डेफिनेशन कहाँ से आई, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंपोनेंट को एक्सटेंड किया है, ठीक है। तो मैं अगर जितने भी इस कंपोनेंट क्लास के अंदर इस रेक के अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, यहाँ पर कंट्रोल करके लेफ्ट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये मोस्ट ऑफ दी यहाँ पर मेथड बने हुए मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं काफी सारे कोड किया हुआ है यहाँ पर। ये देखें, should component update, should with amount, get drive from state, ये सब मेथड यहाँ बना के इनके इंटरफेस ये सब चीजें रखी हुई है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने इसको एक्सटेंड किया इस क्लास को, तो मुझे ये सब चीजें यहाँ पे सारे मेथड यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपको याद होगा कि जब हमने इनहेरिटेंस पढ़ी थी और अगर हमारे पास पेरेंट क्लास के अंदर कोई एक मेथड बना हुआ है और हम उसको एक्सटेंड करवा रहे हैं, हम चाइल्ड क्लास में सेम वही मेथड बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास वो सब चीजें यहाँ मिल रही है। देखो हमें यहाँ पे हमें यहाँ पर ये एरर है मिल जाएगा यहाँ पर। अब मैं अगर लॉग रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी मुझे कोई एरर मिल नहीं रहा इस तरह का, तो मुझे वो वाला लॉग भी नहीं दिख रहा। अब ये जो फंक्शन है गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम एरर, ये कब कॉल होगा हमारे पास, जब भी हमारे कंपोनेंट, अब मेरी बात गौर से सुनेंगे आप लोग, मैंने जिस जहां पे इसको कॉल किया एरर बाउंड्री वाले कंपोनेंट को, इसके जितने भी मैंने चाइल्ड पास किए, ये चाइल्ड है या फिर सपोज इसके अंदर कोई एक और चाइल्ड है उसको मैंने कॉल किया और उसके अंदर कोई और चाइल्ड है वो कॉल किया हुआ है, तो कहीं पे भी इस एरर बाउंड्री के अंदर इसकी जितने भी चाइल्ड है, कहीं पे भी उस चाइल्ड की ट्री के अंदर कहीं पे भी अगर कोई भी एरर अगर होता है, ठीक है, तब आपके पास दिस वन मेथड कॉल होगा एरर वाला, ये वाला और ये वाला ट्रिगर होगा, ठीक है। दोनों मेथड आपके पास कब ट्रिगर होंगे, तब ट्रिगर होंगे जब आपके पास कहीं पे भी आपकी ट्री के अंदर कोई एरर अकर हो जाता है, ठीक है। सपोज कर लो आप कहीं पे कोई चीज डिवाइड कर रहे हो स्ट्रिंग के साथ, डिनोमिनेटर आपका स्ट्रिंग में है कुछ तरह का कर रहे हो, या फिर आपके पास सर्वर से कुछ इस तरह का एरर वगैरह कुछ भी चीज आ गई, इस तरह का अनवांटेड एरर आ गया, ठीक है, जिससे आपको एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है, तो उस तरह के केस के अंदर आपके पास ये दोनों के दोनों मेथड कॉल हो जाएंगे खुद ब खुद, ठीक है। तो जब ये मेथड आपके पास कॉल होगा तो यहाँ पे आपके पास, अब मैं कहना चाह रहा हूँ, अब ये मेथड अगर ट्रिगर हुआ है, ठीक है, अब मैं इस मेथड के ट्रिगर के ऊपर मैं अपनी यूआई के अंदर कुछ डायनामिकली शो करवाना चाह रहा हूँ कंडीशनली। अब वो मैं कब कर सकता हूँ, कि जब मेरे पास कोई इस तरह की या वैल्यू कुछ मुझे मिल जाए जिसकी भी यहाँ पर मैं कंडीशनली कोई काम करवा सकूँ। तो इसके लिए मैंने एक हैश की पहले बना के रख ली थी, एक स्टेट बना के रखी थी, उसमें डिफॉल्ट वैल्यू मैंने फॉल्स रखी थी। और जब मेरे पास ये फंक्शन ट्रिगर होगा, ये कब ट्रिगर होगा, जब मेरे पास एरर बाउंड्री के अंदर कहीं पे भी कोई एरर आया होगा, तो इसका मतलब ये फंक्शन ट्रिगर होगा। ये फंक्शन ट्रिगर होगा तो यहाँ पर मैं क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपनी स्टेट को अपडेट करवा रहा हूँ, हैज एरर को मैं फॉल्स से ट्रू करवा रहा हूँ, रिटर्न करवा रहा हूँ यहाँ से, दैट्स इट। तो जब मैं यहाँ से इसको रिटर्न करवा दूंगा ट्रू करवा के, तो अब जब मैं बाहर आऊंगा मैं दिस डॉट स्टेट, क्योंकि दिस डॉट स्टेट में आपको ये मिल रहा है, और डॉट हैज एरर करूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अभी केस में क्योंकि इसके अंदर आ ही नहीं रहा, आपको यहाँ पे लॉग दिख नहीं रहा, ना ये वाला लॉग दिख रहा है ना ये वाला लॉग दिख रहा है, इसका मतलब कि ये आपके दोनों का फंक्शन कॉल नहीं हुए। और क्यों कॉल नहीं हुए, क्योंकि वहां पर कहीं पे कोई एरर आ नहीं रहा, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर आपको वैल्यू क्या पड़ी होगी, फॉल्स पड़ी होगी, क्योंकि आप डिफॉल्ट में फॉल्स रखी हुई है, तो आपके पास ये यूआई के अंदर ये चीज नजर नहीं आ रही है, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। ये आपके पास यूआई में नजर चीज नहीं आ रही है, और इसके ब्लॉक के अंदर आ नहीं रहा, और सिंपल सा आपको यहाँ पर रिटर्न दिस डॉट प्रॉप्स के अंदर आपको याद हो तो आपको प्रॉप्स के चिल्ड्रन का एरे मिल रहा था, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो चिल्ड्रन का एरे यहाँ से रिटर्न करवा दो, दैट्स इट। तो ये कंपोनेंट आपको कुछ इस तरह से आपका आपका ये जो क्लास अपना एरर बाउंड्री वाला कंपोनेंट है, ये कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है आपके पास, ठीक है।
और ये जो इसके अलावा ये तो हमने इसलिए कर लिया कंपोनेंट डिड कैच। अब इसके अंदर आपका जो एरर और एरर इन्फो है, ठीक है, ये अगर आप चाह रहे हैं आप लॉग के अंदर कुछ चीज दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पर कंसोल लॉग के अंदर अगर आपको कोई एरर आता है यूआई के अंदर तो आप यहाँ पे दिखा दोगे, ठीक है, बट अगर लॉग के अंदर भी आप कुछ एरर वगैरह दिखाना चाह रहे हो जो आपके पास आए हैं, तो वो आपको यहाँ पे एरर वगैरह यहाँ पे दोनों चीजें मिल जाएगी, एरर की इन्फॉर्मेशन और एरर मिल जाएगा, वो आप यहाँ पे लॉग में दिखा सकते हैं लॉग करके। सिंपल। यहाँ पर कोई आपके पास कोई लॉगर की सर्विस है जो कि आपको भी शायद समझ में ना आए, ठीक है, जो कि हम सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वहां पे हम लॉग वगैरह सेंड कर रहे हैं सारे के सारे अपनी हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, तो ये सब चीजें हम उसके ये कि हम इस फंक्शन के लाके हम वो काम भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपको याद हो जब मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया था तो आपके पास ये लॉग एरर टू माई सर्विस ये एक फंक्शन बना हुआ था और यहाँ पे हम वहां से हम ये दोनों चीजें भेज रहे थे, बट हमारे पास ये चीज बनी नहीं हुई कहीं पे भी, तो इसलिए मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, सिंपल से यहाँ पे लॉग करवा रहा हूँ, ठीक है। ये ऑप्शनल चीज है, इसको आप करें तो आपकी मर्जी, बट यहाँ पे इस काम को आपको करना ही करना होगा। तो ये कुछ है हमारे पास एरर बाउंड्री, और इसको अगर हम और देखें इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एरर बाउंड्री वर्क लाइक अ जावास्क्रिप्ट कैच, ठीक है, ब्लॉक बट फॉर कंपोनेंट्स ओनली क्लास कंपोनेंट्स कैन बी एरर बाउंड्रीज। In practice, most of the time you will want to declare an error boundary component once and use it throughout your application. Not that the error boundaries only catch errors in the component, ठीक है, कंपोनेंट से एरर को कैच करेगा या आपके कोड के अंदर एरर को कैच नहीं करेगा। कंपोनेंट का मतलब क्या है, आप JSX जो यहाँ से रिटर्न करवा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आपका एरर आ गया बिलो इन द ट्री, ठीक है, catch errors in the component below them in the tree. An error boundary can't catch an error within itself, ठीक है, अगर इसके error boundary के अंदर यहाँ पे कोई error आया तो ये catch नहीं करेगा। If an error boundary fails, try to render the error message. The error will propagate to the closest error boundary above. This too is similar to how the catch, इसको भी इग्नोर कीजिए। यहाँ पे हम आ जाते हैं कहाँ पर जस्ट सुनिए, हमारे पास लाइव एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं क्या फंक्शन बना, फंक्शनलिटी रखी है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, इसको मैं जूम इन कर देता हूँ। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एरर बाउंड्रीज इन रेक 16। क्लिक ऑन द नंबर्स टू इंक्रीज द काउंटर। द काउंटर इज प्रोग्राम्ड टू थ्रो व्हेन इट रीचेस 5। दिस सिमुलेट अ जावास्क्रिप्ट एरर इन अ कंपोनेंट, ठीक है। These two counters are inside the same error boundary. If one crashes, the error boundary will replace both of them, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको खास ख्याल रखना है, जिन्होंने यहाँ बात बोली हुई है कि अगर मैंने अपने पास यहाँ पर एरर बाउंड्री मेरे पास एक मैंने बनाई हुई है और मेरे किसी एक कंपोनेंट के अंदर कोई एरर आता है, ठीक है, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, क्योंकि मैंने एक ही एरर बाउंड्री से इनको रैप किया हुआ है और उसमें कोई भी मैंने फॉलबैक यूआई दी हुई है, फॉलबैक यूआई में सपोज करो मैंने ये दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा उन तीनों कंपोनेंट की रिप्लेसमेंट में मुझे ये एरर यहाँ पे थ्रो कर देगा। आपकी एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल एरर बाउंड्रीज भी हो सकती है। बेस्ट ये रहता है कि आप यहाँ पर ग्लोबल लेवल के ऊपर ही अपनी एक एरर बाउंड्री बना लो, मतलब आपकी पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी कोई एरर आता है आप उसको यूआई में वो एक एरर दिखा दो, ठीक है। डिपेंड ऑन योर सिनेरियो, आप चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हो, चाहो तो ग्लोबली बना के रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, किसी एक में भी अगर आपके पास एरर आता है, जैसे कि यहाँ पे एरर बाउंड्री में मैंने इसी एक एरर बाउंड्री से मैंने तीन कंपोनेंट को रैप किया हुआ है, तो इन तीनों में से किसी एक में भी आपके पास एरर अगर होगा, ठीक है, तो आपके वो तीनों कंपोनेंट को रिप्लेस कर देगा जो भी आपने यहाँ पे यूआई रखी होगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो भी आपने यूआई रखी होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि समथिंग मैन रॉन्ग लिखा हुआ आ जाएगा उन सब तीनों की यूआई के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ कहाँ पर ऐप कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पर अगर मैं आऊँ और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास की और ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। दिस टू काउंटर आर इनसाइड द सेम बाउंड्री, इफ वन क्रैशेस द अदर बाउंड्री विल रिप्लेस बोथ ऑफ देम, ठीक है। और देखिए जैसे हम 5 पे रीच होंगे तो हमें कोई ना कोई एरर थ्रो करेगा, 1 2 3 4 5, और ये देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग आपका लिखा हुआ आ गया और आपको यहाँ पर डिटेल्स वगैरह मिल रही है सब चीजें इस तरह से, ठीक है। और अगर इसको हम देखें तो इसमें और यहाँ पे देखो these two counters are each inside of their own error boundaries, so if one crashes the other is not affected, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ 1 2 3 4 5, देखिए तो यहाँ पर इसी की, क्योंकि इसकी एरर बाउंड्री मैंने अलग रैप किया हुआ है, इसको एरर बाउंड्री के अंदर, इसको अलग एरर बाउंड्री के अंदर रैप किया हुआ है, ठीक है। तो अब लाजमी नहीं आप एरर बाउंड्री अलग अलग बनाओ, आप रैप एक ही एरर बाउंड्री बनाकर अलग अलग उसको रैप कर दो कंपोनेंट के अंदर, तो जिसमें भी एरर आएगा सिर्फ उसी के अंदर वो यूआई के अंदर शो करवाएगा, दैट्स इट। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप इस तरह करने के बजाय अगर कुछ इस तरह से कर दें, मतलब कि
मैं इसको कट करूं और ये कुछ कर दूं, ये अगर मैं इस तरह से कुछ कर दूं, ठीक है, और इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूं और डुप्लीकेट करके मेरे एरर बाउंड्री एक ही बनी हुई है, ठीक, कंपोनेंट में एक ही बना हुआ है, और मैं यहां पर आता हूं, ठीक है, और पेस्ट। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ऊपर वाले अगर दो एग्जांपल में आप देखें तो यहाँ पर आपके पास किसी भी एक कंपोनेंट में कोई आपके पास एरर आता है तो उन तीनों को रिप्लेस करके वो समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा देगा। बट इन दोनों कंपोनेंट में देखो मैंने अलग अलग एरर बाउंड्री बना के रखी हुई है, दोनों को अलग अलग रैप किया हुआ है। तो अगर इसमें एरर आएगा तो सिर्फ इसी के ऑपोजिट, इसी के फॉल बैक में हमें, इसी के अगेंस्ट हमें एक समथिंग वेंट रॉन्ग का हमें मैसेज मिल जाएगा, और अगर इसमें एरर आएगा तो इसी के अगेंस्ट मिलेगा। ये नहीं कि अगर इसके अंदर एरर आया तो इसकी यूआई भी नजर नहीं आएगी, नहीं, अगर इसके अंदर एरर आया तो इसकी यूआई नजर आएगी, बट इसकी यूआई के अगेंस्ट आपको वो एरर वाला मैसेज मिल जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको तो देख भी लो, इन्होंने क्या किया, कुछ ज्यादा नहीं, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कोड। आपको एरर बाउंड्री एक बनी हुई है, ठीक है, वही हमने यहाँ पे अपना एरर रखा हुआ है नल, और एरर इन्फो रखी हुई है, इसको भी नल स्टोर करवाया हुआ है, ठीक है। और कंपोनेंट डॉट कैच को हमने किया यहाँ पर दिस डॉट स्टेट, इन्होंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया हुआ है। इन्होंने क्या किया कि एरर और एरर इन्फो आपके पास यहाँ पे आपको दोनों चीजें मिल रही होंगी, तो इन्होंने एरर और एरर इन्फो को क्या किया यहाँ पर सेट करवा दिया स्टेट के अंदर, ठीक है, इस तरह से सेट करवाया जिस जो सेट स्टेट मैथड को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इफ स्टेट सेट इन एरर इन्फो, मतलब कि वहां पर इधर इन लोगों ने क्या किया हुआ था कि एक अलग से हैश एरर की बनाई थी ट्रू वाली, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर, सॉरी ये रही फॉल्स किया था बाय डिफॉल्ट इन्होंने, और मैंने आपको बताया था जब भी आपका एरर अकर होगा तो आपको ये दोनों मेथड कॉल होंगे, ठीक है। तो इन्होंने इस वाले मेथड को यूटिलाइज नहीं किया, इन्होंने इस वाले मेथड के अंदर एरर और इन्फो की दो की बना ली थी ऊपर, और जब ये ट्रिगर होगा तो इन्होंने वो दोनों की दोनों स्टेट को उस अपनी स्टेट के अंदर अपडेट करवा दिया, इन दोनों एरर को जो आपके पास मैसेज यहाँ पे आर्गुमेंट्स मिलेंगे आपको, उन दोनों को इसने किया है अपनी स्टेट के अंदर यहाँ पे सेट करवा दी यहाँ पर, और नीचे कंडीशन जो जाके लगाई वो उसी के ऊपर लगाई है, एरर इन्फो पे भी लगा सकते हो, एरर पे भी लगा सकते हो। तो मैंने बोला कि अगर ये आता है तो क्या रिटर्न करवाओगे आप, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग, डिटेल्स वगैरह जो भी आपके पास इस तरह से आपने यूआई के अंदर वो आपका जो भी एरर आ रहा था आपको स्ट्रिंगिफाई करके स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके वो आपने यूआई के अंदर शो करवा दिया, जैसे, ठीक है। और अगर अदरवाइज आपके पास नॉर्मली जस्ट रेंडर चिल्ड्रन, ये देखें, ठीक है। और ये इन्होंने एक अपना कंपोनेंट बनाया हुआ है, ठीक है, बग काउंटर का, जिसमें इन्होंने क्या किया हुआ है कुछ, हाँ, इस तरह से आपके पास ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक बग काउंटर का इन्होंने कंपोनेंट बना के रखा हुआ अलग से, और उसके अंदर देखो वही सेम, अच्छा ये चीज़ आपको थोड़ी डिफरेंट लगेगी, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। ये हम लोग यहाँ पे एरर अपना फंक्शन कॉलिंग जो है बाइंडिंग वाले इस तरह से कर रहे होते थे क्लास बेस कंपोनेंट के अंदर, हैंडल क्लिक सेट काउंटर इंक्रीज किया, और जैसे यहाँ पे देखो रन के अंदर जैसे कि आपका काउंटर क्या होता है 5 हो जाएगा, वहाँ कंडीशन लगाई इन्होंने कि थ्रो कर दो यहाँ से एरर आई क्रैश, ठीक है। और जब ये आपका एरर हम कस्टम एरर थ्रो कर रहे हैं, जैसे ही एरर आपको अकर होगा तो आपके पास यहाँ पर एरर बाउंड्री के अंदर आपके पास एरर इन्फो में आपको कुछ ना कुछ मिलने लग जाएगा, और जब वो मिलने लग जाएगा तो हम एक काम करते हैं, हम इसको अपने पास भी यहाँ पे करके देख लेते हैं, मसला नहीं है। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर काउंटर के अंदर ही जाके काम कर लेते हैं, काउंटर 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 काउंटर, ये रहा काउंटर हमारा, ठीक है। तो हम इस काउंटर के अंदर जाकर और इसके अंदर ये जो हम लाइन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कौन सी एरर वाली, मैं यहाँ पे कंडीशन को भी कॉपी कर लेता हूँ भाई, और सब्ट्रैक्ट करते हुए ऐड करते हुए, ठीक है, ऐड करते हुए बोलता हूँ कि भाई दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर की जगह मैं कर दूंगा काउंटर, सिंपल मेरे पास काउंट की जो वैल्यू है, मैं बोलता हूँ अगर मेरे पास काउंट जो है इक्वल इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया तो मैं थ्रो कर दूंगा एरर, ठीक है, फॉर्मेट, और ठीक है। अब जरा मैं आता हूँ इस काउंटर को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं क्या करता हूँ अपने इस एरर बाउंड्री वाले में इसको कॉल करता हूँ, फॉर्मेट सेव, और रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ऐड जीरो, ऐड पे क्लिक करूँ प्लस, ठीक है, और इस पे क्लिक करूंगा। अब देखिएगा आप लोग कि ये एरर बाउंड्री जो है ये इन चारों कंपोनेंट को रैप करी, इसको अगर मैं कमेंट कर दूं, सॉरी, इसको मैं अगर कमेंट आउट कर दूं इन दोनों कंपोनेंट्स को, और ठीक है, तो आप ये आपके पास काउंटर वाला आ गया पहला कंपोनेंट, ठीक है, सॉरी रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से, पहला कंपोनेंट आपको काउंटर वाला आ गया, सेकंड आपके पास ग्रीटिंग वाला, थर्ड टू डू लिस्ट, और फोर्थ ये, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे देखें अभी तक सिर्फ दिस वाला एरर आया मेरे पास, ठीक है, और दिस वाला लॉग आया, बाकी जो ये वाले दो लॉग थे एरर बाउंड्री के अंदर, ये वाला और ये वाला नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जो F5 करता हूँ इसको, और मैं ऐड करता हूँ 1 2 3 4 5, ओके,
एरर तो आ गया, आई एम क्रैश, बट इसने इसको क्रैश किया नहीं। वेट अ मिनट, मैंने कुछ, या तो मेरे ख्याल से वो क्लास बेस कंपोनेंट के अंदर रिसीव होगा। एक मिनट, न्यू एरर, मेरे पास कोई लॉग चला है एरर वाला अलग से? नो 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 नो, आई थिंक सो इसके लिए हमें क्लास बेस कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। लेट मी चेक। थ्रो न्यू, और ठीक है, एरर बाउंड्री पी बग काउंटर, बग काउंटर, ठीक है, इसको अलग बनाए। तो हम लोगों ने तकरीबन यही किया है, बट हमारे पास 1 2 3 4 इस पे भी आ गया, बट हमारे पास क्यों नहीं आया इसको जरा देख लेते हैं। मेरे ख्याल से, वेट अ मिनट, वेयर इज आवर काउंटर, काउंटर 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 काउंटर, ये रहा काउंटर। और ओके, मेरे ख्याल से क्योंकि हमारे पास जो स्टेट है ना, ये थोड़ा सा अपडेट, अच्छा एक मिनट जरा, इससे फर्क तो पड़ेगा नहीं, बट फिर भी जरा देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्यों ये वर्क नहीं कर रहा। 1 2 3 4 5, और अब जाके मेरे पास एरर आया, आई क्रैश, आई क्रैश, काउंटर। मेरे ख्याल से क्लास बेस कंपोनेंट के अंदर आपका सही तरह से वर्क करेगा, फंक्शन बेस कंपोनेंट में इतना वर्क सही कर नहीं रहा है ये, क्योंकि उन लोगों ने जितनी एग्जांपल दी हुई है क्लास बेस कंपोनेंट के थ्रू दी हुई है। ये भी क्लास बेस कंपोनेंट ही है, वो भी क्लास बेस कंपोनेंट है। अ, 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 हम्म। तो मैं कॉपी कर लूँ, और इसको अगर मैं यहाँ से हटाऊँ, और ठीक है, मैं यहाँ पर अपने पास एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, बग बगर काउंटर, या बगी काउंटर, कुछ भी नाम देते हैं, डॉट जेएस रखता हूँ, और इसके अंदर लाके अगर मैं इसको पेस्ट करूँ, और बगी काउंटर, इसका नाम बगी काउंटर कर देते हैं, F2 पेस्ट, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट, और इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा, और ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आया हूँ अपने बगी काउंटर के अंदर, यहाँ पर ऐप के अंदर आकर, और इस काउंटर की जगह पर अगर मैं इसको रेप अपना यूज़ कर लूँ बगी काउंटर को, BUGG बगी काउंटर, और इसको मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो अब जरा हम चेक करते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5, यस, यहाँ पर हमारे पास कैच हो रहा है, बट हमारे पास क्लास बेस कंपोनेंट की ये चीज़ वर्क नहीं है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास समथिंग वेंट रॉन्ग चारों के चारों कंपोनेंट के रिप्लेसमेंट में आ चुका है यहाँ पर, ठीक है, ये नहीं कि आपके पास अलग से आया यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ इसी को, ये तीनों की तीनों इसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, चारों की जगह पे आपने वो लिख दिया। बट अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसी कंपोनेंट को कॉपी करता हूँ, और इसको कॉपी करके रेप्लिकेट करता हूँ, और रेप्लिकेट करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट करके यहाँ पर मैं इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और इसमें आकर मैं अगर यहाँ पे काम करूँ, ठीक है, काउंटर में यहाँ पे लिख दूँ, और बाकी की एरर बाउंड्री अगर मैं अलग बनाई हुई, जैसा इन दोनों की मैंने अलग बनाई हुई है, और इन दोनों में अगर एरर अकर नहीं होता है, इन दोनों में अगर एरर अकर, अब देखिए यहाँ पर बगी काउंटर के रिप्लेसमेंट में आपको ये दिखेगा, आप ग्रीटिंग और ये सब चीज़ें एज इट इज चलेंगी। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, बस इसको करके हम वाइंड अप करते हैं। मैं क्लिक कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, और देखिए आपको जो एरर आया सिर्फ उसी कंपोनेंट की जगह पे ही आया, बाकी दोनों कंपोनेंट आपके वैसे के वैसे पड़े हैं, ठीक है। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको क्या, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एरर वाला लॉग भी मिला होगा, ये देखें, आपको यहाँ पर एरर वाला लॉग भी मिल चुका है, ये देखें, एरर आई क्रैश, ये देखें, ठीक है। तो ये चीज़ है,
होप सबको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। जो क्वेश्चन है किसी का तो पूछना, नहीं तो हम क्लास का वाइंड अप करें। एनीवन? हारिस, आयशा? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देख लेंगे कि किस तरह हम लोग रेड कार्पेट डोम के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए क्वेश्चन है तो पूछ लो आप लोग, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास को। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है अली। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।